गुड मॉर्निंग। तो सारी नोट्स मिल गई हैं आपको, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की मैंने दे दी हैं। अभी एग्रीकल्चर चूँकि ज्योग्राफी का कंप्लीट करा दिया है ना, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट किया था हमने, तो अब बेसिक डिटेल्स करनी नहीं है। तो ये इतना बहुत है, सफिशेंट है, मोर देन इनफ है। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हम कर लेंगे कि उसमें कैसे वोटिंग होती है और क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, एट्सेट्रा। इसके बाद मैंने आपको 2 अपडेट्स दी हैं, एक 22 की है और एक 23 की है। ठीक है, एक इकोनॉमी 2023 लिखा होगा, एक में सिर्फ इकोनॉमी लिखा है। तो टॉपिक वाइज जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहला देखेंगे तो रिमूवल ऑफ फिजिकल पॉलिसी के ऊपर जो अपडेट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था ना कि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं और इसके बाद मैं आपको जो डिटेल्स चाहिए होंगी करंट डेवलपमेंट्स की वो मैं आपको दे दूंगा। जैसे आप इस पे देखोगे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये एक टैक्स हो गया है ना, जैसे हमने जीएसटी पढ़ा है, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा है, तो ये उसके ऊपर एक अपडेट है। तो सारी अपडेट ज़रूरी नहीं है कि हम क्लास में करें, आप इसको रीड करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है ना। जैसे इंट्रोड्यूस बाय ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वैल्यू अगर देखोगे तो इंट्रोड्यूस बाय ओपेक प्लस G20 अंडर 2 पिलर। फिर वो 2 पिलर क्या है, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इज एट 15%, इफ एनी कंट्री हैज़ अ टैक्स रेट बिलो 15% देन द अदर कंट्री हैज़ द राइट टू चार्ज द डिफरेंशियल, है ना। तो ये इस तरह बेसिक कुछ चीज़ें हैं। टॉप 3 सोर्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ये कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा जीएसटी से आ रहा है, देख रहे हो ये नेक्स्ट पेज पे। फिर इसके अलावा ऐसे, तो ये कुछ अपडेट्स हैं, ये जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसी से लेकर है। फॉर एग्जांपल अगर आ जाओ आप पेज नंबर 10 पे, जो इकोनॉमी लिखा है ना सिर्फ, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पेज नंबर 10 पे पावर एनर्जी सेक्टर, टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी, तो ये 22 का डेटा है। ठीक है, कैप्टिव जनरेशन कल मैंने बता दिया कैप्टिव क्या है ना। पेज नंबर 10 नहीं मिला, पेज नंबर 10 लिखा है ना, तो पेज नंबर ऊपर। अब मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी 22, फिर आप 23 वाले में देख रहे हो तो कैसे मिलेगा, इकोनॉमी लिखा है। इक, हाँ ये आपने ऊपर नीचे कर दिया ना, मैंने उस हिसाब से ही दिया था। तो पेज नंबर 10 पे देखना, ये जैसे पावर सेक्टर में हमने कुछ चीज़ें की है ना। तो अब इसमें ये एक तो कुछ इसका वो हो गया कि कहाँ से कौन सा सोर्स है। फिर उसके बाद जनरल नेटवर्क एक्सेस, तो ये इस पे एक अपडेट है, वन नेशन वन ग्रिड, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, फिर ये चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एटसेट्रा, इसमें सब मॉनेटरी सिस्टम भी है जो आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, है ना। तो मैंने मॉनेटरी सिस्टम वगैरह के कुछ नोट्स नहीं दिए लेकिन अपडेट्स दे दी हैं सारी। तो ये एक अपडेट हो गया 22 का, और ये जो दूसरा है 2023 लिखा है, देखो उस पर इकोनॉमी 2023, ये 23 के अपडेट्स हैं। ठीक है, एक अपडेट मैं आपको और दे दूंगा एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 15-20 डेज पहले। ठीक है, जो इस साल के जितने सारे अपडेट्स होंगे अदर देन बजट एंड सर्वे, बजट और सर्वे के अलावा जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको एग्ज़ाम से 20 दिन 25 दिन पहले एक आपको सारा मिल जाएगा, जो भी इस साल के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज़ इसमें फिर ठीक है, तो ये कुछ आपको इससे पढ़ लेना है, जो भी चीज़ें इसमें समझ में आती हैं आपको, अपडेट्स हैं वो सारा। ठीक है, बाकी जो मॉड्यूल्स हमने कवर किया उसी के अपडेट्स हैं। और एक मैंने आपको कैपिटल मार्केट का भी दे दिया, हालांकि कैपिटल मार्केट आपका हो गया है, बट ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना है और बेसिक चैलेंजेस, तो ये आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा है नहीं, 4-5 पेज का ही है ना। कैपिटल मार्केट्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो इसको पढ़ लेना। अ, अ, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, बस मैंने दे दिया है कि एक बार पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल मिल जाएगा ना, ये तो पढ़ा दिया है ना सर ने, कवर करा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट क्या, देखो इतना मिनिमम है, इतना मिनिमम पढ़ना है, उसके बाद फिर आप और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से। बट इतना तो पढ़ना ही है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना पढ़ना ज़रूरी है। और एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा इकोनॉमी का कि क्या है इकोनॉमी, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो। हाँ ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा फिर आप और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो।
पता है आपको, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। बट अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो होपफुली क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, है ना। बाकी फिर इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस करने हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा वहाँ से भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल से हमने छोड़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे थे, पोर्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस जो है ये माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो मेजर पोर्ट्स का ही डिस्कशन होता है, हालांकि ये ज्योग्राफी में आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हो तो उससे लिंक्ड है ना। तो हम यहाँ पर पोर्ट्स के इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं जा रहे कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, कितना है, ये सब आप ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल पढ़ोगे उसमें, तो उसमें कवर हो जाएगा, है ना। अभी हम यहाँ पे सिर्फ उसका इकोनॉमिक परसेप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या योजना है। सागरमाला पता है आपको, तो सागरमाला कैसे इम्प्रूव करेगा, क्या एम है सागरमाला का, बस हमको इसमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है। ठीक है, बाकी जो पोर्ट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, मेजर पोर्ट क्या है, माइनर पोर्ट क्या है, कहाँ कहाँ कितने पोर्ट्स हैं, ये सारे आप कहाँ पढ़ोगे, ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ, पार्ट है उसका सिलेबस का। 12 मेजर पोर्ट्स, 200 प्लस माइनर पोर्ट्स हैं। 91% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम किससे होता है, शिपिंग के थ्रू होता है, पोर्ट्स के थ्रू होता है, शिपिंग के थ्रू होता है। और विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू 70%, समझते हो ना फ़र्क। विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू मतलब कितने का सामान है, और विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मतलब कितना वेट का सामान है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम 91% ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, पोर्ट के थ्रू, शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू, और 70% विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू। 1800 मेट्रिक मिलियन टन पोर्ट कैरिंग कैपेसिटी है, अभी ये बढ़ गई है। ठीक है, अभी ये 1800, अभी ये 2600 हो गई है। ठीक है, टारगेट इसमें 2500 था बाय 2022, तो लिख लो वहाँ पर 23 में ये 2600 MTPA भी बोलते हैं उसको, MTPA मेट्रिक टन पर एनम, एक साल में हम इतना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, 2600 MTPA। 23 में क्या कैपेसिटी है, 2600 MTPA, मिलियन टन्स पर एनम। ठीक है, एक साल में इतना हो रहा है ना, मिलियन टन्स पर एनम। तो टारगेट था कि 22 तक 2500 मिलियन टन्स करना है, अभी कितना हो गया, 2600 मिलियन टन्स है, वो टारगेट अचीव हो गया। तो अब हमने नया टारगेट रखा है 2030 का, सॉरी 2047 का टारगेट रखा है अभी हमने। 27 का टारगेट रखा, 2027 का टारगेट रखा है हमने 10,000, हाँ, मिलियन टन्स पर एनम। ठीक है, 10,000 मिलियन टन्स पर एनम, ये टारगेट है किसके लिए, 2047 के लिए। बाय 2047 इतना हमें अपने पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, क्या आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जुलाई 2015 में गवर्नमेंट ने सागरमाला अनाउंस किया। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 8 लाख करोड़, टू बी डेवलप बाय सागरमाला, डेवलपमेंट कंपनी। कल वो नाम बताना भूल गया था ना, क्या था उसका, NHIDCL ना, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, कभी कभी याद नहीं आती है चीज़ें। चलो ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट, इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन के अंडर है, और इसके लिए कौन है डेवलपमेंट एजेंसी, कौन है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, SDC, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी। 2015 में ये अनाउंस हुआ है, और अभी शिपिंग के लिए अम्ब्रेला स्कीम यही है, शिपिंग पोर्ट डेवलपमेंट, शिपिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नंबर 1 टू इम्प्रूव पोर्ट कैपेसिटी वही कितना ज़्यादा आप यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर पाओगे। दूसरा है इसमें एक और, अच्छा अभी बताता हूँ, चलो इसमें एक और प्रॉब्लम है, अभी बताता हूँ। चलो पहले ये देख लेते हैं इसमें जो लिखा है, कनेक्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स टू पोर्ट्स। तो जो हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ताकि फिर लॉजिस्टिक्स आसान हो, एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पोर्ट डेवलपमेंट के थ्रू क्या होगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल रीजन्स कनेक्टेड हैं पोर्ट से तो शिपिंग आसान है। ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डेवलपिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन अराउंड पोर्ट रीजन, और जहाँ पर पोर्ट है उसके आसपास इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप कर सकते हैं।
लोकल एरिया कम्युनिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो जहाँ भी पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है ना, बड़ी अमाउंट में, तो उन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे डिपेंड अपॉन देयर क्वालिफिकेशन स्किल्स एट्सेट्रा, लोअर एंड से लेके अपर एंड तक, जहाँ पर जो जिसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो जहाँ पर, हाँ क्योंकि क्या होता है फिर इसके लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप होने लगते हैं कि पोर्ट डेवलप हो रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं। लोकल एरिया कम्युनिटी डेवलपमेंट मोर देन 50, अभी इसके अंडर में तकरीबन 450 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो समवेयर अराउंड 450 प्रोजेक्ट्स आर, हाँ पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट नहीं है, जो चीज़ें हमने देखी ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसके अराउंड में कनेक्ट करना है इंडस्ट्रीज़ को पोर्ट से, ये सब मिला के, ठीक है। और इसके अंडर और एक है न्यू मेजर पोर्ट्स टू इन्हांस इंडियाज़ पोर्ट कैपेसिटी इज़ बीइंग प्लान, तो अभी और नए पोर्ट्स बनाएंगे क्योंकि हम हमारा टारगेट है ना 10,000, तो जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनसे नहीं होगा, वो न्यू पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। माइनर पोर्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल होता है, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजर पोर्ट्स की, तो नए मेजर पोर्ट्स भी प्रपोज किए हैं, नए मेजर पोर्ट्स प्रपोज्ड हैं, नए मेजर पोर्ट्स अगर बनते हैं तो हमारी जो पोर्ट की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। न्यू मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में ताजपुर, ये प्रोजेक्टेड है, सब कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टेड है, काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल ताजपुर, आउटर पैरादीप है उड़ीसा में, इनायम है तमिलनाडु में, बेलेकी कर्नाटका, श्रीकड़ी तमिलनाडु एंड वाधवन है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नवा शेवा है, ये सब ज़्यादा ओवर बर्डन है। अच्छा, हर पोर्ट की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल चैलेंजेस हैं हर पोर्ट के, जैसे चिदम्बरम है तो चिदम्बरम पोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। गोवा का मारमा गाँव है तो वो छोटा पोर्ट है तो बड़े शिप्स नहीं आ सकते वहाँ पर, ये प्रॉब्लम है। तो हर इंडिविजुअल पोर्ट्स की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, हम एक अम्ब्रेला स्कीम की बात कर रहे हैं कि हम बड़ी स्कीम से क्या टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप जब पढ़ोगे जोग्राफी में तो वहाँ पर आप पढ़ोगे, जैसे हल्दिया है तो हल्दिया रिवर वाला पोर्ट है ना, तो वहाँ पर सिल्टेशन की प्रॉब्लम है, जो नदियाँ बह के आती हैं रिवर्स, तो रिवर्स अपने साथ मिट्टी पत्थर ये सब बहा के लाती हैं, बाउल्डर्स होते हैं, बड़े पत्थर छोटे पत्थर, तो फिर वो जब पहुँचते हैं प्लेन एरिया में, जैसे जब वो वेस्ट बंगाल के आसपास पहुँचते हैं तो बहुत सारी मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, रेत है मिट्टी है, ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर फ्लो रुक जाता है, फिर शिप आ नहीं सकते ना, शिप आने के लिए क्या चाहिए, वाटर ज़्यादा चाहिए, हाँ, अब उसमें फिर मिट्टियाँ पत्थर मिट्टी ये सब हो जाएगा तो फिर वो शिप आप ला नहीं सकते हो किनारे तक, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए डिसिल्टेशन करना पड़ता है, मशीनें लगानी पड़ती हैं, क्रेन्स वगैरह, वो उसको साफ़ करके निकालती हैं, हाँ। तो हर पोर्ट की इस तरह इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं। हल्दिया पोर्ट हो गया तो वहाँ डिसिल्टेशन करवाना ज़रूरी है। मारमागांव पोर्ट है, छोटा है तो बड़े शिप्स का आना मुश्किल है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है बहुत सारे पोर्ट्स में, तो ये कुछ समस्याएं हैं पोर्ट्स की। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल चैलेंजेस क्या है पोर्ट्स के, तो एक तो है हमारा टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा है। टर्न अराउंड टाइम समझते हैं आप, शिप पोर्ट पर आता है, ऑफलोड करेगा और वापस जाएगा, इस ड्यूरेशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। तो हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा है, पहले 3.6 डेज़ हुआ करता था, अभी हमने उसको मिनिमाइज़ करके 2.8 डेज़ किया है, हालांकि 2.8 भी बहुत ज़्यादा है। पोर्ट्स लाइक सिंगापुर एट्सेट्रा, सिंगापुर है, हांगकांग है, यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम 12 आवर्स का होता है, तो फिर शिप्स वहाँ प्रेफर करते हैं ऑफलोड करना, यहाँ नहीं। इनफैक्ट इंडिया के भी कई सारे शिप्स जो हैं कोलंबो पोर्ट पे जाके ऑफलोड होते हैं। प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ आते हैं तो 2-3 दिन ख़राब होता है शिप्स का, है ना। तो ये इश्यूज़ हैं कुछ पोर्ट्स को लेकर। हाँ वही बताया, हाँ इंडिया में टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा है आना पोर्ट पर, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप नहीं है, क्लियरेंसेस के बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है। फिर अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसका क्या मतलब है, प्रिफर नहीं करेंगे ना लोग। अभी आपको अगर टाइम ज़्यादा लगेगा आने में तो आप नहीं प्रिफर करोगे ना, मेट्रो जल्दी पहुंचा देती है, लोग क्यों प्रिफर करते हैं, जल्दी पहुंच जाते हो आप अपने डेस्टिनेशन पे, ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, मेट्रो में बैठ गए हो तो गारंटीड है कि इतने टाइम में पहुंच जाओगे, 5 मिनट आगे पीछे, है ना।
लेकिन अगर बस से आ रहे हो तो पहले तो बस आएगी कि नहीं पता नहीं है, आ गई तो फिर आप पहुंच पाओगे कि नहीं पता नहीं है। तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी आ जाती है या टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, और ऑप्शन है ना, अगर इंडिया के पोर्ट पे ऑफलोड नहीं कर रहे हो तो कोलंबो पोर्ट है, मॉडर्नाइज पोर्ट है, चाइना ने डेवलप करके दिया है ना, पता है ना आपको। ये सब बहुत जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ये आप सुनते होगे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं जो बताते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। जितना अच्छे से एनालाइज करोगे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अभी सब्जेक्ट्स हुए नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। अभी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, आईआर वगैरह पढ़ लोगे तो बहुत हद तक समझ जाओगे कि जो बातें की जाती हैं रियलिटी ऐसी नहीं है। चलो वापस आते हैं, बाकी लक्षद्वीप तो डेवलप हो ही रहा है। न्यू सम चैलेंजेस समझ गए। रिवर्स की सब पोर्ट्स के अपने अपने चैलेंजेस हैं। हल्दिया, मारमागांव, नवा शेवा पे कंजेशन ज़्यादा है, मैंने बताया आपको, मुंबई का जो पोर्ट है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। कॉमन चैलेंजेस क्या हैं? सबसे ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे होगे ना सारी चीज़ें। आप पोर्ट डेवलपमेंट तो पोर्ट से यही चीज़ें हो सकती हैं, टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा है, मॉडर्नाइज नहीं है, ठीक है, यही ठीक है। तो अभी हमारा टर्न अराउंड टाइम समवेयर अराउंड 2.1, मोर देन 2 डेज़ है, मोर देन 2 डेज़। पहले 3 डेज़ हुआ करता था, इसको मिनिमाइज़ किया है, अभी 2 डेज़ है, मोर देन सम लिटिल मोर देन 2 डेज़। हमारा टारगेट है कि इसको 24 आवर्स करें। और बाकी मैंने आपको बताया कि हांगकॉन्ग है, यहाँ सब पे 12 घंटे का है ना, इसलिए लोग प्रिफर करते हैं इंटरनेशनल शिप्स कार्गोज वहाँ ज़्यादा प्रिफर करते हैं लोग, ठीक है। हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, क्या है सिंगापुर, कितनी छोटी सी कंट्री है लेकिन डेवलप किया है, मॉडर्नाइज्ड है, तो 12 घंटे लगते हैं उनको। और टर्न अराउंड टाइम तो कम है ना, टर्न अराउंड टाइम 12 घंटे का। शिप पे सामान भी तो उतना आता है, शिप पे तो ट्रक जैसा सामान तो आता नहीं है, तो टाइम तो लगेगा ही। और क्लियरेंसेस भी ज़रूरी है, पता है आपको, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है वाटर। और एक इसमें काम है नेशनल वाटरवेज डेवलपमेंट का भी, तो वो तो मैंने आपको कल बताया था, मल्टी मॉडल में नेशनल वाटरवेज डेवलपमेंट, वाराणसी से बनारस से हल्दिया है ना, वाराणसी से हल्दिया जो जा रहा है, हाँ। एक और हम प्लान कर रहे हैं सादिया से डुबरी, ठीक है, सादिया से डुबरी एक प्लान कर रहे हैं, वो भी देखोगे आप, डुबरी डुबरी सादिया से डुबरी, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा, ठीक है। सादिया टाउन पढ़ा होगा ना आपने, वो रिवर्स वगैरह, अच्छा अभी कब पढ़ोगे फिर पढ़ाते पढ़ाते यही लगता है कि हो कब होगा आपका फिर। चलो देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सागरमाला, नहीं कुछ तो हो जाएगा, ये देखो इकोनॉमिक्स हो गया है, अगर कुछ सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे ठीक से, जितने हो सकते हैं उतने हो जाएंगे, बाकी तो फिर इंक्रीजिंग। अब ये सागरमाला से हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, सागरमाला जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग इंडियाज़ पोर्ट कैपेसिटी, और उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप पोर्ट कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी। मोर फॉरेक्स अर्निंग बाय शिपिंग सर्विसेज, ये जो अगर आप अपने शिप्स को मॉडर्नाइज करते हो, टर्न अराउंड टाइम कम होता है, तो बहुत सारे शिप्स को रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके यहाँ पहुँचना आसान है और आपके यहाँ सर्विसेज अवेलेबल हैं तो शिप्स आते हैं। अगर पहुंचना मुश्किल है, क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे हैं, समय ज़्यादा लग रहा है, तो फिर शिप्स नहीं आएंगे, है ना। तो ये एक सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करके आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मोर फॉरेक्स अर्निंग बाय शिपिंग लाइक रिफिलिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर्पस। लॉजिस्टिकल कॉस्ट फॉर फर्म्स विल गो डाउन, इन्हांसिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अगर एक्सपोर्ट को आप आसान बनाते हो, कैपेसिटी बढ़ाते हो, तो इससे मेक इन इंडिया प्रमोट होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है तो बनाना है, बना के एक्सपोर्ट करना है। जॉब क्रिएशन बाय कंस्ट्रक्शन वर्क्स एट्सेट्रा। रीजनल डेवलपमेंट लीडिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ, समझ गए ना, ये इसके बेनिफिट्स हैं। हालांकि इसलिए हमने वो पढ़ लिया है ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मिलेगी ना, शिप बना रहे हो आप, पोर्ट डेवलप कर रहे हो तो लोग काम करेंगे वहाँ पर। हम्म। इसमें पोर्ट डेवलपमेंट में चैलेंजेस और कंक्लूजन एक ही चीज़ है। चैलेंजेस मतलब ये प्रोजेक्ट तो हमने अनाउंस कर दिया, लेकिन इसका टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए, ये एक चैलेंज भी है। इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी आप दे सकते हो कि टाइमली कंप्लीशन विल रीप मोर, वी विल बी एबल टू रीप मोर बेनिफिट्स। अरे कोई टाइम नहीं, टाइमली कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं इनका टाइम कुछ नहीं होता।
इसमें चीज़ें हर साल ऐड होती जाती हैं, इसलिए टाइम नहीं होता। जैसे मान लो इस साल बजट में फिर कुछ चीज़ें और ऐड कर दी कि सागरमाला के अंडर में ये भी होगा। जैसे कल बताया ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्या किया है, फेज़ 1 में रोड डेवलप किया, फेज़ 2 में रोड डेवलप किया, फेज़ 3 में क्या ऐड कर दिया कि स्कूल बिल्डिंग्स भी बनेगी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी बनेंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अब क्या हो गया, सिर्फ सड़क के बारे में नहीं है, स्कूल बिल्डिंग्स भी बनानी है, हाईवेज वगैरह डेवलप करने हैं, उसके साथ साथ क्या स्कूल बिल्डिंग बनेगी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनेंगे। बताया था ना कल, भूल गए क्या? नहीं ना। हाँ, तो वही क्या होता है फिर कि इसमें ऐड होती रहती है चीज़ें, इसलिए इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता फिर, ठीक है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है आपको, डीले। सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, एज कोस्टल रीजन हैव ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, तो ये ज़रूरी है, इन्वायरमेंटलिस्ट क्वेश्चंस उठाते रहते हैं बट कुछ होता है, ठीक है। चलो, एविएशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ क्वेश्चन, इसमें एक ही स्कीम है उड़ान, है ना, उड़ान से क्वेश्चन आता है, उड़े देश का आम नागरिक, अदरवाइज इस पर कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। चलो देख लेते हैं जल्दी से क्या है। 1953 प्राइवेटाइजेशन रिमूव, तो 1953 में जब टाटा एयरलाइंस वगैरह थी, है ना, तो नेशनलाइज कर दिया सबको, ठीक है। तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस यही थी, दोनों गवर्नमेंट ओन्ड है। 1994 में प्राइवेटाइजेशन अलाउ किया, तो फिर बहुत सारे आ गए, है ना, प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, कौन से रूट्स पे आप फ्लाई कर सकते हो, कितनी सीट लेके आप फ्लाई करोगे, कितनी फ्लाई कर सकते हो एक दिन में या एक मंथ में, इस तरह के लिमिटेशंस होते थे सेट, ठीक है। तो हैवी रेस्ट्रिक्शंस था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिविल एविएशन पॉलिसी, ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है इस सेक्टर को, अगर आप देखोगे भी तो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है ये स्ट्रैटेजिक है, हालांकि ये बिजनेस है, स्ट्रैटेजिक कम है, बिजनेस ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपना थोड़ा कंट्रोल कम करना चाहिए इस पर, है ना। और उसी के लिए क्या है, सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, ठीक है। तो उस पॉलिसी में कुछ गवर्नमेंट ने ट्राई किया है इसको लिबरलाइज करने का, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट का कंट्रोल ही है, तो उसको लिबरलाइज कर रहे हैं 2016 की पॉलिसी में, टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसके लिए है ये पॉलिसी। नंबर 1, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्लाइंग फॉरेन रूट्स इफ दे सर्व 20% ऑफ टोटल सीट्स फॉर डोमेस्टिक रूट। अर्लियर क्या था, अगर प्राइवेट एयरलाइन है कोई इंडिया में, फॉर एग्जांपल किंगफिशर है, विस्तारा है, अगर इनको फ्लाई करना है फॉरेन रूट्स पर, क्योंकि फॉरेन रूट्स ज़्यादा बिजनेस जनरेट करके देते हैं, डोमेस्टिक में कंपटीशन कट थ्रोट है, लेकिन फॉरेन में उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग स्पेंड करते हैं, है ना, तो वहाँ पर वो बिज़नेस जो है फॉरेन रूट पे फ्लाई करने का वो लिक्रेटिव है, अट्रैक्ट करता है लोगों को कि इस पे बिज़नेस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि अगर आप प्राइवेट एयरलाइन हो और आपको फॉरेन रूट्स पे फ्लाई करना है, तो पहले 5 साल आप डोमेस्टिक फ्लाई कंप्लीट करो, है ना, मतलब लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे, ये अननेसेसरी बात है, कोई भी बुक पढ़ सकते हो। तो अब इससे क्या होता था कि 5 साल आप कंटिन्यू डोमेस्टिक मार्केट में हो, डोमेस्टिक मार्केट में रेवेन्यू उतना ज़्यादा जनरेट नहीं होता था, तो ज़्यादा दिक्कत थी ये एक प्राइवेट एयरलाइंस को। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप 20% सीट रिजर्व करते हो डोमेस्टिक के लिए, तो आप फॉरेन में फ्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या होगा, सब फॉरेन में फ्लाई करेंगे, डोमेस्टिक में कोई फ्लाई नहीं करेगा। अरे, तो 20% रिजर्व का ये मतलब है, मान लो आपके 10 एयरक्राफ्ट हैं, तो 2 एयरक्राफ्ट आपने रख दिए हैं इनके लिए, ठीक है, डोमेस्टिक के लिए, बाकी 8 एयरक्राफ्ट आप फ्लाई कर रहे हो फॉरेन रूट्स पर, ठीक है। पहले ये नहीं था, पहले क्या था कि आप 5 साल कंप्लीट करो, या तो फिर आपके पास 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने चाहिए, ठीक है। दोनों दोनों कंडीशन थी, दोनों कंडीशन और नहीं है, एंड है, 1 और 2 दोनों फुलफिल करनी है, उसके बाद ही आप फॉरेन रूट पे फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अब ये ऐसा नहीं है, इसको लिबरलाइज कर दिया है। नंबर 2, ऑल एयरलाइंस शुड रिजर्व 30% ऑफ देयर सीट्स फॉर रिमोट एरियाज फ्लाइंग, रिमोट एरियाज, हाँ सॉरी 3%, 30 नहीं है, 3 है, फॉर रिमोट एरियाज फ्लाइंग, 30% रिमोट एरिया के लिए रख देंगे तो सब खाली चले जाएगा, कौन जाएगा ठीक है ना, 3 है वो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसमें है, और लेह लद्दाख एंड ऑल आइलैंड्स, जो इंडिया के आइलैंड्स हैं, इनके लिए 3% सीट रिजर्व करनी है, ठीक है। नहीं 20 तो वो फॉरेन रूट्स पे फ्लाई करने के लिए है ना, तो वो तो डोमेस्टिक में ही आ गया ना, ये जो 3 है ये तो डोमेस्टिक में ही है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो जो डोमेस्टिक में फ्लाई कर रहा है उसके लिए भी है, आप फॉरेन नहीं फ्लाई कर रहे हो, सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाई करते हो, तो उसके लिए भी है ना। हाँ, जो इंडिया में अगर आप फ्लाई कर रहे हो, तो इंडिया में 3% सीट रिजर्व करोगे किसके लिए,
जो आपके हिली रीजन्स हैं या हिली रीजन्स और आइलैंड्स हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं। और फॉरेन आपको अगर फ्लाई करना है तो फॉरेन के लिए है कि पहले आप क्या करोगे, 20% सीट रिजर्व करोगे डोमेस्टिक के लिए। अरे वो सब खत्म कर दिया ना 5 साल, वो अर्लियर है, लिखा है ना, पहले ऐसा होता था। टेम्परेरी ग्राउंड स्टाफ अलाउ कर दिया। ग्राउंड स्टाफ पता होगा आपको, जो लगेज लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, और भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। हाँ, एक बार अंदर आने के बाद से वहाँ तक बोर्डिंग वोर्डिंग में तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं। अदरवाइज जो बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स अब उनको अलाउ कर दिया है। पहले कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स अलाउड नहीं थे, तो कॉन्ट्रेक्चुअल अलाउड नहीं है तो इसका मतलब है कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क अलाउ कर दिया है, तो उसमें जो आपका लगेज लोड कर रहे हैं, लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, ये सारे जो काम होते हैं ये अब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क अलाउड कर दिया है, तो उससे आसानी हो जाती है। ठीक है, अर्लियर ओनली परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर अलाउड। अब वो शुड बी आधार वेरीफाइड, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना, अगर किसी को भी कोई जॉब कर रहा है तो आधार वेरिफिकेशन कोई बड़ा काम तो है नहीं, है ना। आधार वेरिफिकेशन बड़ा काम नहीं ना, ओटीपी दे देते हो ना आप तो आराम से, वही। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड उड़ान। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, सबसे बढ़िया स्कीम है, अच्छी स्कीम है, परफॉर्मेंस अच्छा है इस स्कीम का, लेकिन कितना लंबे समय तक चलेगी उस पर डिपेंड करता है ना। उड़े देश का आम नागरिक, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फ़्लाइंग जो है उसको चीपर बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है, सब लोग कर सकें फ्लाई, है ना। बढ़ गया है रेशो, देखा होगा आपने, फ्लाइंग का रेशो बढ़ा है। इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, जो स्मॉल एयरपोर्ट्स बने हुए हैं उनका यूज़ करें, जो रिमोट एरियाज़ में। जैसे अभी अगर आपको यूपी जाना है तो आपको एक ही एयरपोर्ट लगता है कि लखनऊ जाना है, नहीं, बनारस एयरपोर्ट भी है ना। बिहार जाना है तो आपको लगता है एक ही एयरपोर्ट है, पटना है, दरभंगा भी है। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं, कई दूसरे एयरपोर्ट्स भी हैं, उनको ज़्यादा यूज़ करना है। आ रही है बात समझ में? हाँ, उन एयरपोर्ट्स को ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे बिफोर उड़ान, जब उड़ान की स्कीम लॉन्च नहीं हुई थी तो उस समय सिर्फ 27 एयरपोर्ट्स थे हमारे यहाँ। ठीक है, अभी मोर देन 160 एयरपोर्ट्स हैं। बस अब ये है कि उनको यूज़ करना है, तो उसके लिए सरकार वाइब, हाँ, ये 2016 या 17 की स्कीम है, एक बार मैं बता दूंगा देख के। हाँ, अभी फ़िलहाल याद नहीं है मुझे कब लॉन्च हुई है। इसकी ये पॉलिसी के बाद आई है, जो सिविल एविएशन पॉलिसी है ना, इसके बाद आई है। और एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन, जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स थे जिनका यूज़ नहीं होता है, लुधियाना, झज्जर, यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया है, यूज़ कर, हाँ, जैसे इंडिगो वगैरह जो छोटी फ़्लाइट्स हैं ना, ये फ्लाई करती हैं इस पर। और सरकार वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी देती है इसमें। ठीक है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग का ये मतलब होता है कि आप रिमोट एरियाज़ में फ़्लाई करो, और हाँ, एक सीलिंग रेट फिक्स कर देगी सरकार। इसके लिए सरकार क्या करती है, जितने भी रिमोट एरियाज़ फ्लाइंग हैं, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है उड़ान के अंडर में, तो सरकार एक सीलिंग रेट फिक्स करती है, उससे ज़्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है, अब चूँकि रिमोट एरियाज़ में फ़्लाई कम है तो लॉस होगा कंपनी को, तो उसके लिए सरकार क्या करती है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी देती है कि आप इतने फ्लाई करो, और जो भी डिफरेंस आएगा, हाँ, जो लॉस होगा वो सरकार वहाँ पर फंडिंग कर देगी आपको। ठीक है, तो 160 एयरपोर्ट्स फंक्शनल है, ऑपरेशनल हुए हैं उड़ान स्कीम के बाद। उड़ान स्कीम से पहले 27-28 एयरपोर्ट्स थे। ठीक है, 27 ऑफ ऑपरेशनल। झज्जर बोल रहा हूँ मैं, वो झज्जर नहीं है, जालंधर है। ठीक है, झज्जर में एयरपोर्ट। ठीक है, ये समझ गए आप। इसके अलावा फिर हाउसिंग है, हाउसिंग फॉर ऑल। तो अब ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना है नहीं, आप पढ़ सकते हो खुद से, क्योंकि फिर बाकी टॉपिक्स हमारे रह रहे हैं, 2-3 दिन में कंप्लीट करना है। चलो जल्दी से हाउसिंग बता देता हूँ फिर इसके बाद, क्योंकि ये अब जो मेन स्कीम्स थी ना, रोड डेवलपमेंट, रेल डेवलपमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। फिर एनर्जी सेक्टर में जो हमने पढ़ा, क्रूड ऑयल और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये सब एक बार कोई भी स्कीम्स है ना, जैसे स्मार्ट सिटीज़ मिशन, तो ये रीड करोगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें ज़्यादा नहीं। चलो देख लेते हैं जल्दी से। 25 जून 2015 को अनाउंस हुई है ये स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर स्टेट दोनों 50-50 का शेयर है। 100 सिटीज़ आर सिलेक्टेड यूजिंग बिडिंग चैलेंज। बिडिंग चैलेंज में क्या हुआ था कि स्टेट्स को बोला गया था कि आप प्लान बताओ कि आपको कहाँ बनाना है, और फिर स्टेट्स ने प्रपोज किया, उसमें से सिलेक्ट किया गया ये 100 सिटीज़ को। ठीक है, 48,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल के लिए देगी, 50,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी 5 साल के लिए,
और इसके बाद 2000 करोड़ जो है वो वहाँ से आएंगे जो PSUs के जो प्रॉफिट है और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ से 2000 करोड़ डेवलप किया जाएगा। तो ये पूरा हो गया 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 100 सिटी है, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसका मतलब एक सिटी पे 100 करोड़ रुपीस आ रहे हैं, है ना। 100 करोड़ ही आएगा, 1000 करोड़ आएगा ना। 100 सिटी है, 1000 लाख करोड़, हाँ 1000 करोड़ पर सिटी, उसको 1000 लिख लो, 1000 करोड़ पर सिटी। नहीं 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 नहीं, हाँ 1000 करोड़ पर सिटी। नहीं, वो मुझे लगा कि कहीं बजट एलोकेशन तो नहीं है। ठीक है चलो। स्मार्ट सिटीज़ विल बी लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप बता रहे हो कि देखो ऐसे बनाना है, फिर बाकी भी बनाएंगे वैसा। ठीक है, स्मार्ट सिटी में आप 100 सिटीज़ को ऐसा बना के दिखा रहे हो, फिर उसको देख के लोग वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। आ रही बात समझ? ये लाइट हाउस, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट। दैट इज सिलेक्टेड रीजन्स विद इन द सिटी विच विल बी गिवन डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। लोगों को बताएंगे कि देखो ऐसा डिज़ाइन बनाना है आपसे, तो फिर आप वैसा बनाने लगोगे। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट और रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है जो जब सिटी डेवलप हो रहा था उस समय जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी वो अब आप उपलब्ध करा रहे हो, रेट्रोफिटिंग। ठीक है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग एरियाज एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू, पहली चीज़ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन नंबर 1, ट्रैफिक कंट्रोल। देखा है आपने, ये हो गया है ना, दिल्ली मुंबई ये सब सिटीज़ में तो हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया ना, चलन डायरेक्ट आ जाती है ना आपके नंबर पर, है ना। ऐसे ही होता है ना, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हाँ, चलन आ जाती है, वो बिल हो जाता है। चलो, CCTV कैमरा लग गया है, चलो। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है, इसके लिए अभी थोड़ा कम है लेकिन चलो हो रहा है। सिटीज़न सोल्यूशन, सिटीज़न सोल्यूशन जैसे वो आप आधार अपडेट करा सकते हो, वोटर आईडी बना सकते हो, एक सेंटर होता है वहाँ जाकर बना सकते हो ये सारी चीज़ें। तो ये है सिटीज़न सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कार्ड बनाना है, कुछ बनाना है, तो ये वहाँ से करा लेते हैं। इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन विथ एम्फेसिस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो देख रहे हो आप सब जगह मेट्रो बन रही है ना, लोग हैं नहीं, मेट्रो बन रही है सब जगह। प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन, आप देखते हो तो आपको लगता होगा इतनी तो भीड़ है मेट्रो में, तो वो पूरे समय नहीं रहती ना। मेट्रो सिर्फ सुबह और शाम के लिए नहीं है, पूरा इतना पैसा लगता है मेट्रो बनाने में, तो वो सिर्फ सुबह शाम के लिए नहीं है। हाँ पीक आवर हो सकते हैं कि पीक आवर में ज़्यादा है, बट फिर भी अभी आप मेट्रो में चढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भीड़ है, बट अभी भी बहुत लोग मेट्रो प्रीफर नहीं करते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, मेट्रो उतर के फिर बस पकड़ना ही है तो बस ही पकड़ लेते हैं फिर, सबसे बड़ा कारण तो ये है। तो ये क्लासेस है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे, बाकी हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे हो मेट्रो से ज़रूरी नहीं है। फिर आपको मेट्रो उतर के या तो ऑटो करना है या बस पकड़ना है, तो डायरेक्ट बस भी अवेलेबल हो जाती है, फिर तो एक बस चेंज कर सकते हैं। लोग उतना जोखिम उठाने तैयार है क्योंकि मेट्रो कॉस्टली है, बस से तो कॉस्टली है ही ना। प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस, हाउसिंग विथ नेचुरल लाइट, है ना, अभी कॉन्सेप्ट देखा, नेचुरल लाइट आएगी, ये लाइट आर्टिफिशियल लाइट्स कम करनी है, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट एक्सेट्रा, मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब बेनिफिट्स समझ सकते हो आप। रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हैं, जो अवेलेबल है उसको बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वही होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, रेलवेज हैं, है ना, इन सब का बेटर यूटिलाइजेशन। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अपग्रेडिंग रेट्रोफिटिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, चलो ठीक है ये पढ़ लेना। स्पेशल, ये जल्दी से बता देता हूँ, ये मेथड है क्रिएट स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का क्या मतलब है, एक अलग से आपने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट की है जो सिर्फ इसी काम के लिए है, तो एनी इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। जैसे कश्मीर का मुद्दा था 370 के पहले, तो कई सारे इंस्टीट्यूट बनाए जाते थे, है ना, कि ये कश्मीर का इशू रिजॉल्व करेंगे, SPV, वो क्या होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। कुछ भी चीज़ आप सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर रहे हो उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। वो चीज़ हो गई तो अब वो इंस्टीट्यूशन भी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। हाँ, कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, CEO अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और अर्बन लोकल बॉडीज से। क्यों, क्योंकि फिर अगर डेवलपमेंट करना है तो लैंड कौन सा सब्जेक्ट है, पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट का अपना डोमेन है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती उसमें, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है, पढ़ लोगे ना ये, फिर चैलेंजेस हैं, ओनली अनलिमिटेड एरिया इज, हाँ
ठीक है, इसको इसको देख लेना। पीछे पीछे आना जल्दी से। पीएम आवास योजना तो अर्बन के लिए अलग है, रूरल के लिए अलग है। और एक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, चलो ये पढ़ लेना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट क्या है। यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पीएम आवास योजना में अर्बन रूरल अलग अलग है, तो वो मैंने अलग अलग ही लिख दिया है कि किसके लिए क्या है, कहाँ पर क्या मिल रहा है, वो एक बार देख लेना। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ नहीं मिला। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट देख लेना कि अभी सरकार क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रही है, तो कितना उसके लिए एलोकेशन है, कितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अभी क्या क्या किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट अधूरे चल रहे थे, आधे अधूरे चल रहे थे ना, उनको कंप्लीट किया है। अभी नए प्रोजेक्ट्स अब शुरू हुए हैं उसमें, तो नए प्रोजेक्ट्स कितनी जल्दी क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं, वो एक देखने वाली बात है। अदरवाइज जो पुराने चल रहे थे उसको कंप्लीट किया है काफ़ी, ठीक है। जैसे देख लो, चलो जल्दी से देख लो, पढ़ा नहीं है पहले तो इसलिए बता देता हूँ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2019 अनाउंस्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट वर्थ 103 लाख करोड़, 6,873 प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। मोड ऑफ फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से आएगा, नंबर 1 बजटरी सपोर्ट, तो सरकार बजट में एलोकेट करेगी हर साल। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है वो बॉन्ड्स इशू करेगी, एफडीआई आएगा, एफपीआई आएगा, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स लाइक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इस तरह के फंड्स से यूटिलाइज करके, मतलब इसका पैसा कहीं एक जगह से नहीं आ रहा है, बहुत जगह से फंडिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है ना, 103 लाख करोड़, सम अमाउंट, ठीक है। एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन उस दिन लिखा था, याद है ना। हाँ हाँ हाँ, जो सरकार लीज आउट कर रही है अपने एसेट्स, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बजट में कुछ इसमें मिल जाएगा, हर साल बजट में आता रहेगा। हाँ ये देख लेना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्रिएट की जाएगी, 20,000 करोड़ रुपए इसका बजटरी सपोर्ट होगा। क्या होता है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए लोन जल्दी मिलता नहीं है ना। और फिर मैंने वो कल आपको बताया था कि लोन मिलता भी है तो लोन के अपने इश्यूज होते हैं कि भाई पहले इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, फिर इतना लोन मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा। तो उसके लिए सरकार ने क्या बनाया है, डीआईएफ बनाया है, ठीक है, डीएफआई सॉरी, डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंस करेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होंगे उसको डीएफआई फाइनेंस करेगी, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अशोर्ड मनी टू इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, सेविंग देम फ्रॉम बैंकरप्सी और फाइनेंशियल थ्रेट, ये कल पढ़ लिया था तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इट शोज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इंफ्रा ऑल ओवर इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीएफआई विल मीन देयर विल बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म टू गिव लॉन्ग टर्म लोन, 20-30 साल का लोन मिल जाएगा। और ह्यूज जॉब क्रिएशन पॉसिबिलिटीज़, ये तो समझ ही रहे हैं आप, है ना। चैलेंजेस क्या है इसमें, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फास्ट मूवमेंट्स। अब तक 1,10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, बट ये प्रोजेक्ट कौन से थे, जो ऑलरेडी चल रहे थे, है ना। अब नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं इन्होंने, तो नए प्रोजेक्ट्स को देखना है कि ये कितनी जल्दी हो पाएगा। इसके बाद देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो ये कैसे काम करता है, कौन कौन सा मॉडल होता है इसमें, है ना। जैसे पहले तो प्राइवेट पार्टनरशिप अगर आप इन्वॉल्व करते हो तो क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाएंगे, टाइमली कंप्लीशन करेंगे, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ऑल्सो ब्रिंग्स मैनेजरियल एफिशिएंसी, ट्रेंड वर्कफोर्स, cost evaluation etc. Also brings better project execution and save government's resources, नहीं तो अदरवाइज गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर देती है। गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूट करेगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, जो आईएएस आईपीएस है ना, ये लो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा। बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिमूविंग हर्डल्स ऑफ सिस्टम, क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का काम होता है क्लियरेंसेस करवाना, ठीक है, फाइल साइन करवाना। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट लीड्स टू बेटर चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट डिज़ाइन, ये ऐसा बेनिफिट होना चाहिए लेकिन उल्टा होता है मोस्टली। लेस फैंसी, मोर यूटिलिटी वाइज, क्योंकि प्राइवेट किस पे फोकस करेंगे, लग्जरी पे फोकस करेंगे, फैंसी पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का फोकस यूटिलिटी वाइज होगा। ये हो गए दोनों के बेनिफिट क्या हैं। अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, मतलब एक प्राइवेट फर्म है और एक गवर्नमेंट, दोनों मिलके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इसको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसमें कैसे शेयरिंग होती है, एक है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, प्राइवेट क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, उसको चलाएंगे, फिर गवर्नमेंट को कुछ साल बाद ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे क्या हुआ कि एक रोड बना तो बिल्ड कर लिया, अब वो वहाँ पे टोल लगा दिया और
कुछ साल होते हैं, वो एग्रीमेंट में पहले से तय हो जाता है कि 10 साल आप टोल चलाओगे, आप वसूलोगे, आप रखोगे, अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिकवर करोगे और उसके बाद सरकार को दे दोगे। प्रोजेक्ट बनाने में खर्चा आया ना, रोड बनाने में, तो वो प्राइवेट फर्म जो है वो अपना कॉस्ट रिकवर कर लेंगी और उसके बाद वो 10 साल बाद दे देंगी, ठीक है, सरकार को। ये होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो इसमें दो टाइप है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑपरेट लीज फिर ट्रांसफ़र, ठीक है। ये पढ़ोगे ना तो आ जाएगा, बिल्ड का क्या मतलब है, ऑपरेट का क्या मतलब है, ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, ठीक है, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो ये एक बार देख लेना, ब्लैक इकोनॉमी कुछ नहीं है, ब्लैक इकोनॉमी रीड कर लेना और कुछ नहीं। जो अभी हमने पढ़ा है ना ये सब हवाला और ये सब वो टॉपिक्स हैं जो लास्ट के हैं, क्योंकि अब आपकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो हर टॉपिक को इस तरह से एक एक लाइन और इससे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। न्यू पीपीपी मॉडल्स पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन बन जाता है कभी कि इससे क्या है, एक बार शायद आया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा ये। एक बार रीड कर लेना, नहीं होगा तो फिर मैं बाद में बता दूंगा, हालांकि हो जाना चाहिए अगर इसको रीड कर लोगे तो, इसमें कुछ है नहीं, जहाँ पर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको डिटेल में बताई ही है। हम्म, पढ़ लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी अपने को एग्रीकल्चर ख़त्म करना है, तो ऐसे ही होगा, है ना। चलो, आपने ज्योग्राफी वाला पढ़ा है, याद है कुछ, एग्रीकल्चर जो पढ़ा था वो याद है ना थोड़ा बहुत? याद होगा तो आसान होगा, याद नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नोट्स है ना एग्रीकल्चर की, निकाल लो जल्दी से, लिखा होगा ना मॉड्यूल, मॉड्यूल 11 एग्रीकल्चर लिखा होगा, देखो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। चलो स्टार्ट करें। हो गया, चलो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इसके लिए इसको अगर आप जब भी एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हो तो पहले क्या करना, एक बार ज्योग्राफी वाला देख लेना, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। फिर ये थोड़ी क्या है, ये इकोनॉमिक परसेप्शन से है। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यही है, अगर आप पहले आपको पता है कि मेजर पोर्ट्स कहाँ हैं, माइनर पोर्ट्स कहाँ हैं, तो फिर पढ़ाने में आसान है। अभी नहीं पता है तो फिर वो हमने इकोनॉमिक डिस्कशन किया है सिर्फ उसके ऊपर, फिर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो हो जाएगा। अभी हर टॉपिक में ऐसे नहीं कर सकते ना कि पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे फिर। चलो, कुछ चीज़ें तो आपको पता है, जैसे इंडिया इनहेरिटेड लो इफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, आपको याद होगा जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई इकोनॉमी की, उसमें बताया है ना मैंने आपको। जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन एश्योरिटी नहीं है, ये हाँ, ये पॉलिसीज टेकन इन फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान्स टू प्रमोट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये भी आपको पता है। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, 2 चैप्टर थे इसमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे। पहली चीज़ फोकस कर रहे थे, एक चीज़ फोकस कर रहे थे हम, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब है लैंड रिफॉर्म, क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग लिंकेज टू फूड ग्रेन। वीट जोन बनाएंगे, राइस जोन बनाएंगे, ठीक है, और फिर इसको मार्केट से कनेक्ट करेंगे। हालांकि उतना प्रोडक्शन ही नहीं था। फिर आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स पे। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, इम्प्रूव फर्टिलाइजेशन यूज, इम्प्रूविंग स्टोरेज। और ये नेक्स्ट 15 साल में कंप्लीट करना था। मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। फास्ट नहीं है ना, फास्ट नहीं है, ये पढ़ा है ना हमने, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं डिटेल में, तो इसलिए अभी यहाँ पर बहुत एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो फिर ठीक है। बाकी अगर लग रहा है कि ये कम आ रहा है तो एक बार पहले ज्योग्राफी का पढ़ लेना, जो दो एक ही दिया था ना ज्योग्राफी, हाँ, मॉड्यूल 6 या एग्रीकल्चर ऐसा कुछ लिखा है उस पर, वो एक बार पढ़ लेना, तो फिर ये, क्योंकि अभी वो रिपीटेशन है, कोई फ़ायदा है नहीं उससे, नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो गए हमारे। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, इंडिया हैड बीओपी क्राइसिस इन 57-58, ये देखा है हमने, हमारा बीओपी क्राइसिस था फर्स्ट। एंड मेन रीज़न वाज पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लेड टू हाई इंपोर्ट, और उसकी वजह से क्या हो गया, बीओपी क्राइसिस। 1958 में गवर्नमेंट ने फोर्ड फाउंडेशन बनाया, को इनवाइट किया यूएसए से,
थिंक टैंक है ये फोर्ड फाउंडेशन, ये सजेस्ट करते हैं टू सजेस्ट ऑन इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल लिखा है ना, लिख लो, इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे होगा। 1959 में फोर्ड फाउंडेशन ने रिपोर्ट सबमिट की। दे वर सजेस्टिंग नंबर 1 इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो याद होगा आपको हमने डिस्कस किया था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, याद है कुछ, पहले 7 डिस्ट्रिक्ट्स पूरे इंडिया से चूज़ किए थे, फिर उसके बाद 115 डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए थे, कुछ इस तरह, याद है? हाँ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हो रहा था ये, हाँ, प्रीकर्सर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पढ़ा था वो, नोट्स में होगा उसके, जो प्लानिंग पीरियड है ना उसके नोट्स में होगा कि इससे पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ही 7 डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रहे थे, फिर उसमें परफॉर्म किया, फिर 125 डिस्ट्रिक्ट्स लिया, उसमें परफॉर्म किया, ये था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम्स। तो ये इन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है, रिपोर्ट में, कि फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या सजेस्ट किया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर विथ मोर मैकेनाइजेशन, मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मोर यूज ऑफ बेटर सीड्स, है ना। उसी ड्यूरेशन में सेकंड 5 ईयर प्लान में देयर वाज एक्सटेंसिव फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल डैम्स, तो इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी यहाँ से, डैम बन रहे हैं मतलब क्या है, इरिगेशन, हाँ, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फोर्ड फाउंडेशन गवर्नमेंट इनिशिएटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1961, मीनवाइल थर्ड 5 ईयर प्लान ऑल्सो स्टार्टेड। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स चूज किए गए थे 7 स्टेट से एज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। 1964 में IADP was extended as IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ये हमने पढ़ा है प्लानिंग पीरियड में, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक्सटेंडेड टू 114 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। फिर 1966 से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गई और फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और 76 में हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया 10 सालों में। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है, लेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बेस्ड ऑन 4 प्रीमाइसेस। अब 4 चीज़ें हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेस बनाती हैं। नंबर 1 HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी, HYV क्या है, हाई यील्ड वैरायटी, ऊपर लिखा है ना HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। प्रोफेसर नॉर्मन बॉर्लो, ये पढ़ा है डिटेल में हमने, मैक्सिकन साइंटिस्ट थे, है ना, फिर उन्होंने स्वामीनाथन जी को बनाया, फिर ये सारी बातें हैं। चलो, प्रोमोटेड इन इंडिया, assured irrigation on a large scale, usage of chemical fertilizers and usage of chemical पेस्टिसाइड्स, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का बेस है, ये 4 पिलर्स पे ग्रीन रेवोल्यूशन है। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये पहले चूज़ किया गया था ये एरिया, ये मैंने आपको बताया है क्यों ये एरिया चूज़ किया गया है ना। दिस क्योंकि फार्मर्स कंपैरेटिवली बड़े फार्मर्स थे, तो इनके पास रिस्क लेने की वो भी ज़्यादा थी कि रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पर इरीगेशन अशोर्ड था, ठीक है, assured irrigation available था। This was introduced in north western India, Punjab, Haryana and western UP, mainly in wheat production, gradually extending to rice. Why Punjab, Haryana and western UP only? Because of good supply of water, willingness of farmer, comparatively larger field size और minimum available mechanization वहाँ पर था, ठीक है। Also resources were limited, हमारे पास इतने सारे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं थे कि हम एक साथ इंडिया, पूरे इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, तो हमने कुछ एरिया चूज़ किया। उसका फिर नुकसान आज तक भुगत रहे हम, मैंने लिखवाया है आपको चैलेंजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में, आपने लिखा है कि रीजनल डिस्पैरिटी हो गई है उसके बाद से, पंजाब का किसान और बिहार के किसान में बहुत बड़ा फ़र्क है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो आते हैं, देखो वेरी लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ओवर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर 1966 में देखोगे तो पूरा फूड ग्रेन हमने देखा ना क्या क्या है, वीट है, राइस है ना, सब लिखवा दिया है वो जोग्राफी वाले में, तो एक बार देख लेना। 1966 में 65 मिलियन टन था, 4 साल बाद ही हम कितना देख रहे हैं, 100 मिलियन टन हो गया, और अब तो 290 मिलियन टन हो जाते हैं, ठीक है। वीट प्रोडक्शन देखोगे 1951 में 6 मिलियन टन है, 61 में 8 मिलियन टन है, अब हम समवेयर अराउंड 110-120 मिलियन टन का हमारा फूड ग्रेन होता है। राइस प्रोडक्शन में भी वैसे ही है, 1131, ठीक है, 130 मिलियन टन। पल्सेस प्रोडक्शन कम है हमारा, पल्सेस प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, सिंपल है ना, ये पढ़ा है आपने, इसलिए मैं फिर थोड़ा, इसलिए हम इसको, क्योंकि अभी तक हम बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी इकोनॉमी आएगा तो फिर वहाँ पे मैं थोड़ा फिर बताता हूँ रुक कर, अभी ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। बेनिफिट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के पढ़ चुके हैं, फ्रीडम फ्रॉम फूड डिपेंडेंस, है ना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेड टू हायर फार्मिंग इनकम, तो फार्मर गरीब भी हैं तो इनकम बढ़ रही है, तो ये एलिविएशन भी हो रहा है, पॉवर्टी एलिविएशन। इम्प्रूव्ड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीडिंग टू हायर आउटपुट एट
लेसर कॉस्ट ऑल्सो लेड टू अदर रेवोल्यूशन, जैसे फिर इसकी वजह से ही ऑयल सीड में रेवोल्यूशन हुआ तो येलो रेवोल्यूशन, मिल्क में रेवोल्यूशन हुआ क्योंकि फार्मर ही डेयरिंग भी कर रहे हैं तो मिल्क रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। ट्रेनिंग फार्मर्स इनटू इंटरेक्टिंग विथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस, जेंटलमैन फार्मर्स जो अभी पंजाब में देखते हैं आप, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है ना, BMW में चल रहा है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन, कॉटन। अब ये कैसा है, ये कंटेजियस इफेक्ट होता है ना, क्या होता है कि आप वीट राइस में समझ गए कि किस तरह ग्रो करना है तो फिर आप दूसरी चीज़ों पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन, कॉटन एट्सेट्रा बाय इम्प्रूविंग लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बैकवर्ड जो होता है प्रोडक्शन से पहले, फॉरवर्ड जो होता है प्रोडक्शन के बाद, है ना। चलो अब आते हैं हमारे टॉपिक्स पर। नंबर 1, प्रॉब्लम्स डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, ये समझ गए ना आप। हाँ, यहाँ से थोड़ा फिर अब इकोनॉमी देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ लोगे ना, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। चलो, एनवायरमेंटल डैमेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज जो अभी आप देख रहे हो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, सॉइल की फर्टिलिटी घट गई है, सॉइल एसिडिक हो रही है, सब केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का काम है। एनवायरमेंटल डैमेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टॉप सॉइल इरोजन ड्यू टू एक्सेसिव कल्टीवेशन। अर्लियर 80% क्रॉपिंग और कैसी होती थी, मोनोकल्चर। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन ओनली 37% लैंड अंडर मोनोकल्चर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब खरीफ सीज़न है, रबी सीज़न है और जायद सीज़न है, ये पढ़ चुके हैं आप, खरीफ का सीज़न, राबी का और जायद का। लीचिंग ऑफ सॉइल विद डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। लीचिंग समझते हैं आप सॉइल की? नहीं, पानी ऊपर आ जाता है ना, कैपिलरी, एक कैपिलरी एक्शन होता है, एक लीचिंग एक्शन होता है। ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है, आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया, और राइस फील्ड में तो आपने देखा है पानी भर देते हैं हम, तो वो पानी पर्कुलेट होता है ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देता है, डिप्लीट कर वो कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। मीथेन इमिशन इन पैडी क्रॉप्स हर्टिंग ओजोन लेयर, ये पढ़ा है ना हमने, मीथेन इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का भी काम करती है, ओजोन डिप्लीशन का भी काम करती है, ठीक है। और सैलिनेशन, जो आपकी जो सॉइल है वो सलाइन हो जाती है, जो है ना, देखा होगा ना, वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, वो पैचेस, वाइट पैचेस क्या होते हैं, सॉल्ट होता है, सलाइन। राइज इन इनइक्वालिटी, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम, अमंग रीजन्स एंड अमंग पीपल। रीजन में कैसे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब गेनर्स हैं, जिनको जिन्होंने गेन किया है फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, इनकी इनकम बढ़ी है। बिहार, ईस्टर्न यूपी, असम, कर्नाटका, एमपी, राजस्थान, ये लूजिंग स्टेट्स हैं, इन्होंने इतना गेन नहीं किया है यहाँ से। पीपल में कैसे है, लार्ज फार्मर्स, रूरल कैपिटलिस्ट, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ये अमीर हुए हैं, इनके पास पैसा आया है, ये गेनर्स हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, इनको ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ नहीं मिला है। आ रही बात समझ? तो डिस्पैरिटी दो चीज़ों में हुई, एक रीजनल डिस्पैरिटी और एक डिस्पैरिटी अमंग पीपल, है ना। चलिए ठीक है। निगलेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विथ इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। अभी क्या है देखो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब क्या है, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इंडिया में, लैंड रिफॉर्म, क्योंकि लैंडलेस लेबरर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, फिर कुछ लोग हैं जिनके पास इतनी लैंड है कि उसकी ज़रूरत नहीं है उतनी लैंड की, वो कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत है। एक लैंड सीलिंग, ये सब हुआ है पास्ट में, कोशिश की थी लेकिन बहुत सक्सेसफुल हुआ नहीं। बंगाल वगैरह में हुआ है सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। Land reforms were ignored in most of the states post Green Revolution. Institutional reforms like training centers for farmers, ये भी मिसिंग है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे लैंड रिफॉर्म, फार्मर्स ट्रेनिंग एक्सेट्रा। फार्मर देखते हो आप, कोई ट्रेनिंग होती है फार्मर की? फोकस्ड हैविली ऑन सर्टन क्रॉप्स लाइक वीट एंड राइस, क्वेश्चन आया हुआ है, अभी क्वेश्चन करा दूंगा एग्रीकल्चर के कुछ, तो वहाँ देख लेंगे कि राइस वीट इकोनॉमी क्यों हुई है, उस क्या रीजंस हैं उसके, वो देखते हैं अभी। फोकस्ड हैविली ऑन सर्टन क्रॉप्स लाइक वीट एंड राइस बट इग्नोर्ड अदर स्टेपल क्रॉप्स लाइक पल्सेस एंड टू सम एक्सटेंट मिलेट्स। पल्सेस एंड मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन, बेटर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स वो सब मैंने आपको पढ़ा है, लेगुमिनस क्रॉप है, राइजोबियम बैक्टीरिया थ्राइव करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, याद है कुछ? याद है कुछ पढ़ाया था, रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। पढ़ना पढ़ना, देखो क्या है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो नहीं आएगा समझ, नहीं आएगा,
उसको 2 बार समझोगे, 3 बार समझोगे तो आपको आ जाएगा समझ। इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं नहीं, एक बार आपने पढ़ा है, क्लास अटेंड की है, उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, फिर उसके बाद आप अगर नोट्स पढ़ोगे ना तो आ जाएगा समझ। हाँ ये है कि एक बार में नहीं होता है, एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार पढ़ोगे आ जाएगा समझ। तो कोशिश करना है कि पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो ना, नहीं अगर क्लास हो गई एग्रीकल्चर से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है कि क्लास में ही पूछोगे, जैसे पूछना चाहो वैसे पूछ सकते हो, लेकिन पढ़ोगे। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पढ़ोगे। कुछ भी एग्ज़ाम में जाने से पहले जो भी आपने पढ़ा है कम से कम 5-6 बार पढ़ के ही जाओगे तो ही एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें भूलोगे। तो 4-5 बार रिवीजन करोगे तो वो याद रहेगी, एग्ज़ाम में तुरंत रिकॉल कर पाओगे। तो पढ़ते रहना है कंटिन्यू, ठीक है। एक शेड्यूल, अपना खुद का शेड्यूल बनाना है कि मुझे इतने दिनों में ये ख़त्म करना है, इतने दिनों में ये ख़त्म करना है, ऐसे करना है। जैसे अभी इकोनॉमी की क्लासेस हैं तो आपको पता है ना, 17-18 मॉड्यूल हैं हमारे, कितने 15 हैं शायद, 15-16 मॉड्यूल हैं टोटल जो लिखवाए थे मैंने आपको। वो अभी आपको वो पढ़ना है तो आप बना लो ना कि 15 दिन में ख़त्म कर लेना है, रोज़ एक मॉड्यूल पढ़ो। पहले सिर्फ नोट्स पढ़ो, नोट्स में बेसिक चीज़ें भी हैं, नोट्स में एडवांस चीज़ें भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बेसिक चीज़ें दे दी हैं कि इतना पढ़ लो, तो बेसिक भी है एडवांस भी है। पहले आप नोट्स पढ़ो, 15 दिन का टारगेट। नहीं अभी कहाँ बोला आपको पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ना है अभी, एनसीईआरटी सब हो गया, कवर हो गया। आप जाओ एनसीईआरटी देखो, आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। बाकी आपको जो भी पढ़ोगे आप एनसीईआरटी में, आपको लगेगा कि इस पर डिस्कशन हमने किया है क्लास में, ठीक है। तो 15 दिन का टारगेट रखो, 15 मॉड्यूल, एक एक रोज़ एक एक मॉड्यूल पढ़ो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक मॉड्यूल रोज़ पढ़ो, कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, जब एक बार आपने 15 दिन लगा के पढ़ लिया ना इसको, अब अगली बार जब आपको रिवाइज़ करना है तो वो 5-6 दिन में रिवाइज़ हो जाएगा, 5-6 दिन में। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन में पूरा इकोनॉमी पढ़ के चले जाओ, तो ऐसे करना है डेवलप। अब बाकी जो मॉड्यूल पहले हुए हैं आपके, तो फिर उसके लिए देख लेना कहाँ से पढ़ना है, पूछ लेना सर से। बाकी मैंने आपको कैपिटल मार्केट फिर दे दिया है ना। चलो वापस आते हैं, हम कहाँ पे थे, हाँ फिर येलो रेवोल्यूशन पे आते हैं। स्क्यूड मतलब वही है कि कुछ क्रॉप को ज़्यादा, कुछ क्रॉप को कम। जैसे वीट और राइस ज़्यादा हो गया, बाकी चीज़ें फिर कम हो गई, इसी को बोलते हैं स्क्यू। पढ़ा है ना स्क्यूफ्लेशन में, कुछ प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, कुछ प्रोडक्ट पर इन्फ्लेशन नहीं है उतना, हाँ स्क्यूफ्लेशन। तो वही है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। हाई इंक्रीज इन ऑयल सीड प्रोडक्शन बिटवीन 1984 एंड 1994। अभी हम ऑयल सीड का एक और रेवोल्यूशन वेट कर रहे हैं, हमें और एक रेवोल्यूशन चाहिए ऑयल सीड्स में, क्योंकि अभी देखा था ना आपने प्राइस जो है इसकी बढ़ गई थी। कौन सा है, हाँ ऑयल जो भी है, जितने खाने के तेल हैं सबकी प्राइस बढ़ गई थी ना, एडिबल ऑयल जिसको बोलते हैं। तो अभी हमें उसमें एक और रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उस पर, अभी बताता हूँ। Oil seed production more than doubled from approx 6 million tons in 1981 to 14 million tons in 93 and 21 million tons in 1996। ये होता है येलो रेवोल्यूशन। इसी को क्या बोल रहे हैं, देखो प्रोडक्शन ट्रेमेंडसली इंक्रीज होगा, उसी को बोल रहे हैं रेवोल्यूशन। तो अगर वो राइस वीट में हो रहा है, फूड ग्रेन्स में हो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। एडिबल ऑयल सीड्स में हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। क्यों हुआ येलो रेवोल्यूशन, इंक्रीज डिमांड फॉर ऑयल सीड्स विद ग्रोथ ऑफ हाइड्रो जेनेटेड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री। जैसे वनस्पति है, डालडा है, तो इसकी डिमांड बढ़ी है ना, तो ऑयल सीड्स की डिमांड बढ़ी इन ईयर 1975। इम्प्रूव्ड लर्निंग ऑफ फार्मर्स पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फार्मर्स को बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसे अशोर्ड इरिगेशन अवेलेबल कराना है, क्या चीज़ें होगी तो बेटर प्रोडक्शन होगा। तो वहाँ से फार्मर्स ने दूसरी चीज़ों पे भी अप्लाई किया। एक्सपर्ट ग्रुप अंडर सैम पेट्रोडा, सुना होगा इनके बारे में आपने, अभी है कांग्रेस है ना, सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन 1984, आइडेंटिफाइड ऑयल सीड्स फॉर फोकस्ड कल्टीवेशन डेवलपमेंट। तो इसको फोकस किया कि कहाँ पर हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और चूज़ किया गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी वर फोकस्ड अपॉन। ये हाई यील्ड वैरायटीज यूज़ नहीं की थी है ना, नो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज फॉर येलो रेवोल्यूशन। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ नहीं हुई है यहाँ पर, हाँ ये ध्यान रखना है। येलो रेवोल्यूशन किस लिए हुआ है, फोकस्ड एग्रीकल्चर से हुआ है ना, कि यहाँ पर ग्रोथ करानी है कैसे भी, और इस वजह से हुआ है। इस वजह से नहीं हुआ कि वहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ हुई है, वो रीस और वीट और राइस के केस में यूज़ हुई है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में क्या किया है हमने, एक तो टू पॉलिसी मेकिंग डिसएडवांटेज ऑफ येलो रेवोल्यूशन। नंबर 1 रीज़न फॉर
और या इसको बोल सकते हैं कि अभी जो येलो रेवोल्यूशन की कमी हम महसूस कर रहे हैं या सेकेंड येलो रेवोल्यूशन का वेट कर रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हो ना ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। नंबर 1, लैक ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन कंसर्न रीजन्स। अब लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है एडिबल ऑयल के लिए, मिशन है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम एक्सेट्रा, देखा ना आपने वो ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया, कोस्टल रीजन जो है केरला के, वहाँ पर हम ऑयल पाम ट्री प्लांट कर रहे हैं। हाँ, ये पुअर डेवलपमेंट ऑफ पाम ऑयल के बारे में मैंने एक चीज़ और बताया था, वो सीड से नहीं आता है वो ऑयल, है ना, फ्रूट से आता है। वो जो पाम फ्रूट होगा उसको क्रश करके ऑयल निकालते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो सब क्या है, सीड से आ रही हैं। हाँ, पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर टेक्निकल सपोर्ट स्पेशली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि अभी वो पढ़ोगे आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं बताऊंगा WTO में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन भी हैं। आप फार्मर को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट या इस तरह इन सब्सिडीज़ दे के, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। केस होता है वो WTO में, क्योंकि फिर क्या कर रहे हो आप, वर्ल्ड के प्रोडक्शन को वो कर रहे हो ना, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपने फार्मर को सपोर्ट किया, उनका प्रोडक्शन बढ़ा और दाम कम हुआ, क्योंकि कॉस्ट किसने बेयर किया है, गवर्नमेंट ने बेयर किया है, तो फिर आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता होगा ना। तो फिर आप जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो WTO में इस तरह के कुछ नॉर्म्स हैं, हालांकि चाइना करता है उसके बाद भी, उसके लूप होल्स हैं, आप उसको लूप होल को कितना सही यूज़ कर पाओगे वैसा कर सकते हैं। अभी देखेंगे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा जब, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, एक्सटेंशन सर्विसेज, मार्केटिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एट्सेट्रा, इन सब के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आज भी हमारे पास प्रोडक्शन है लेकिन पैकेजिंग, देखो पैकेजिंग कैसी आती है, पैकेजिंग है, ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग समझते हो आप, जैसे हॉल मार्क लगा दिया, कुछ एग्री मार्क जिसको बोलते हैं, एग्री मार्क लगाया कि ये गवर्नमेंट वेरीफाइड है, गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है, ये गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया हुआ है, ये गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो वो एग्री मार्क लगा दिया उस पर, ठीक है, ऐसे। फिर जो वेइंग है कि क्या 50 किलो का है या 5, उसमें से 1 किलो कम कर दिया है, 49 kg का तो नहीं है, ये स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीज़ें है ना। अभी आप मॉल से उठाते हो तो आप उसको वेट तो नहीं करते ना। अगर आपने मॉल से कोई पैकेट लिया है उस पर लिखा है 1 kg, तो आप मानते हो ना 1 kg है। और जिस दिन आपके साथ धोखा हो जाएगा फिर क्या करोगे, फिर वेट करने लग जाओगे, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको जिस दिन धोखा हो गया और आपने फिर दोबारा से फिर सब चीज़ें वेट करना लोगों ने शुरू कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा सेल करने का। तो इसके लिए क्या है कि इन चीज़ों को बेटर करना चाहिए, इफ़िशिएंटली करना चाहिए, पूरी इफ़िशिएंसी के साथ, कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा भी नहीं कर सकते आप, ज़्यादा करोगे तो वेस्टेज हो रहा है ना आपका। अगर मान लो आप 1000 ग्राम की जगह, मतलब 1 kg की जगह 1100 kg दे रहे हो, तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा जा रहा है। अब अगर आपने 100 पैकेट बेचे तो कितना एक्स्ट्रा चला गया, है ना। तो वो भी नहीं करना है, तो बिल्कुल इफ़िशिएंट होना चाहिए, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन पे आता है ऑपरेशन फ्लड। प्रोफेसर वर्गीस कुरियन, ही वॉज एन IAS ऑफिसर अर्लियर। मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वाइट रेवोल्यूशन, है ना। मूवीज़ वगैरह बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप। डेवलपिंग गवर्नमेंट ओन्ड और सपोर्टेड कोऑपरेटिव्स टू कलेक्ट और बाय मिल्क फ्रॉम इवन स्मॉल फार्मर्स इन एनी अमाउंट, ट्रांसपोर्टिंग इट टू द प्रोसेसिंग सेंटर एंड देन मेकिंग इट फिट फॉर सेल इन अर्बन मार्केट। तो क्या है, आपके पास अगर फैसिलिटी है मिल्क प्रोडक्शन की, तो कितना भी 5 kg 10 kg कितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं, वो सारा प्रोडक्शन कौन ले लेगा, सरकार ले लेगी, गवर्नमेंट विल बाय इट। फिर वहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्रोसेसिंग सेंटर पे प्रोसेस करेंगे। वाई प्रोसेसिंग इज नीडेड, बिकॉज मिल्क इज़ पेरिशेबल कमोडिटी। आप उसको प्रोसेस करे बिना बेचना चाहोगे तो कितना बेच पाओगे फिर, है ना। तो पेरिशेबल कमोडिटी आप भी देखते हो ना, उस पर डेट आती है, इस डेट से पहले यूज़ करना है, और उस डेट से पहले यूज़ करना है, फिर भी वो डेट से कुछ नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपर रेफ्रिजरेट नहीं कर पा रहे हो तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा, है ना। जो समर में हम जो टेम्परेचर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, कोऑपरेटिव्स का सिस्टम शुरू किया, है ना। पहला सच कोऑपरेटिव क्या था, अमूल, अमूल था ना, आनंद मिल्क, हाँ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो उसमें क्या था कि एक छोटे से छोटा गांव भी है, वहाँ से भी मिल्क कलेक्ट करना है, और ये किसका काम है, कोऑपरेटिव्स का काम है। कोऑपरेटिव्स वाले आएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। तो सबसे आसान चीज़ फार्मर के लिए क्या होगी कि फार्मर को कहीं जाना नहीं, फार्मर को कहीं जाना नहीं है। इसका क्या मतलब कि आपके पास आके कलेक्ट करके ले जाएंगे,
और जो कंट्रीब्यूशन है आपका, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट मैक्सिमम ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आपके यहाँ प्रोडक्शन है आप उतना कोऑपरेटिव में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको जो उसका बेनिफिट है वो मिल जाएगा। हाँ, जो गाड़ी आती है, आज भी आती हैं जहाँ कोऑपरेटिव चल रहे हैं वहाँ आज भी आती हैं रूरल एरियाज में, है ना। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम अ डेफिशिएंट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क टू द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। तो ये हुआ वाइट रेवोल्यूशन का कमाल कि अब हम दुनिया में क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ठीक है। हमारी गाय भैंसें उतना दूध नहीं दे रही हैं जितना कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड की और न्यूजीलैंड और इसराइल की गाय भैंस जितना मिल्क प्रोड्यूस करती है, ये पता है ना आप? हाँ, बहुत कम मिल्क प्रोड्यूस करती है हमारी गाय भैंस। आज हमारे यहाँ सबसे बढ़िया नस्ल क्या है? मुर्रा है, और क्या नहीं पता है? ऐसा नहीं करना है, पता करना है। हाँ, जर्सी काव है। तो ये हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है, जितना हमारी भैंसें जो है महीने भर में दूध देती है ना, उतना इसराइल और न्यूजीलैंड की भैंसें 2-3 दिन में दे देती हैं सारा दूध। वो वैसा उसको बनाया गया है, ठीक है। हम्म। हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, इसलिए। लेकिन फिर भी अभी भी हम अगर देखें कि लाइफ स्टॉक हमारे पास ज़्यादा है, इस वजह से हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। अदरवाइज इफ़िशियंसी में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना? जितना आइडियली मिलना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। बाकी तो फिर ठीक है, कितना इफेक्टिव है नहीं है वो तो आपको पता है, कितना एडल्ट्रेशन, मिल्क एडल्ट्रेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। अभी यूरिया चल रहा था, तो यूरिया के लिए सरकार ने नीम कोटेड यूरिया ले आया है, ठीक है। अब वो चाइना से केमिकल आता है, अब वो नीम कोटेड छोड़ दो, अब तो क्या है, चाइना से केमिकल आता है, वो केमिकल को उसमें मिला दिया जाता है। आप कोई टेस्ट में भी नहीं पता लगा पाओगे, वो जितना देखते हो ना आप, ये प्लास्टिक की किट ले लो 100 रुपये की, इसमें से पता चल जाएगा आपका दूध में कितना एडल्ट्रेशन है। कोई किट नहीं पकड़ पाएगी, लैब में नहीं पकड़ पाओगे, इतना खतरनाक होता है वो। और वो पॉइजन होता है, सिंपल। अगर आप उसको बिना मिल्क में मिक्स करे पी जाओगे ना, तो शायद बचोगे भी नहीं। हाँ, इतना डेंजर होता है वो। लेकिन अभी चल रहा है चूँकि, ठीक है, वो हो रहा है, गवर्नमेंट कितना कंट्रोल कर पा रही है और क्या है वो तो नहीं पता। हालांकि ये सब चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, 4 जगह रेट। हाँ, तो ये जो हम क्या लग रहा है आपको, ये जो अमूल है, मदर डेयरी, ये बहुत सही। अगर मैंने आपको पहले ही बताया ना, अगर आपका मिल्क मैन सिर्फ पानी मिला दे रहा है ना, तो आप बहुत लकी हो, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं आपको, कहीं नहीं मिलता। सब वही है, क्या है, टोकन डाल के लेते हैं, क्या है, कोऑपरेटिव का है ना, या तो मदर डेयरी का है या तो अमूल का है। बस कोऑपरेटिव है, यहाँ मदर डेयरी का ज़्यादा है दिल्ली में। मदर डेयरी का तो प्लांट का भी इशू हुआ था ना बीच में, कई सारी चीज़ें सामने आई थी। चलो उस पर नहीं जा रहे, फिर आप नहीं तो खाओगे पियोगे क्या? सब सही है, खाओ पियो, ब्रेकफास्ट अच्छे से करो। चलो आते हैं एडवांटेज, क्योंकि फिर वो भी पता है आपको, हार्मोन ग्रोथ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कैटल्स को, ताकि ज़्यादा ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। फिर वो एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो फिर वो बचता क्या है, कुछ नहीं बचता। हाँ चलो, टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक है, जब तक मोदी जी हैं तब तक सब ठीक है। चलो आते हैं एडवांटेजेस मिल्क रेवोल्यूशन के। एडेड इनकम सोर्स टू द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर ही डेयरिंग कर रहे हैं ना, स्पेशली इन ड्राई लैंड रीजन्स जहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन उतना बेटर नहीं है, तो वहाँ पर कैटल रियरिंग बेटर हो सकता है। और एक मोटिवेशन भी हो सकता है, गिव न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द पॉपुलेशन, है ना, 1 ग्लास ऑफ मिल्क कीप्स अ डॉक्टर अवे। ऐसा कुछ है नहीं। जब डॉक्टर के पास जाना है तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 एप्पल खाओ, चाहे डॉक्टर 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले लो। डेवलप प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, स्किम्ड मिल्क एटसेट्रा। अब तो देखो क्या ही आता है, पता ही नहीं चलेगा, आप चले जाओ किसी मॉल वगैरह में, वहाँ देख के लगेगा ही नहीं कि अच्छा ये है, ये बनता है। इतना इतना सा आता है ना, वो अमूल बटर कितना सा आता है, इतना सा होता है, कितने मुश्किल से 100 ग्राम का होता है, या 100 या 150 ग्राम का। उसकी प्राइस होती है 70 रुपीज़। क्या होता है उसमें? लेकिन अब चूंकि प्रोसेसिंग है, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि फार्मर्स को ट्रेनिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो अमूल तो चलो अब एक कंपनी हो गई है, लेकिन जो चीज़ें फार्मर प्रोड्यूस कर सकते हैं और फार्मर प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर को अगर आप बोलोगे ना कितना मक्खन मिल रहा है और ये इसकी कॉस्ट है 70 रुपीज़, वो बोलेगा इसमें तो बेटर क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का घी आ जाएगा इतने में। और घी इज़ एनी टाइम बेटर देन अमूल बटर। क्या है अमूल बटर?
कुछ नहीं सॉल्टी कर देते हैं उसको, अब तो वो सॉल्ट लेस भी आता है ना, और उसमें भी वैरायटीज़ आ गई हैं, देखा होगा आपने, वाइट मक्खन मिल रहा है, हाँ ये सब क्या, सब बेवकूफ़ सब मक्खन लगाने का काम है। कैमरा गिव न्यूट्रिशन सपोर्ट टू पॉपुलेशन, डेवलप प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे अब प्रोसेसिंग कोई एक अकेले फार्मर का काम नहीं है ना, कोई अकेला फार्मर बैठ के प्रोसेस कर सकता है क्या, नहीं, तो इसके लिए कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत है, लार्ज स्केल पे होगा। फिर मार्केटिंग आप देखते हो कैसे अमूल का प्रोडक्ट पहुंच रहा है ना, दिल्ली में पहुंच रहा है, ऑल ओवर इंडिया पहुंच रहा है। अमूल ने अब तो बिस्किट भी बनाना शुरू कर दिया अमूल ने, कुकीज़। चलो, टू challenges of white revolution, नंबर वन क्वालिटी कंट्रोल हैज़ बीन लैक्स मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, छोड़ दिया गया है क्वालिटी कंट्रोल पे, स्पेशली एट लोकल लेवल, लार्ज इंस्टेंसेस ऑफ एडल्ट्रेशंस। नंबर टू पुअरली डेवलप स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, स्टिल रिजल्ट इन वेस्टेज, खराब हो जाता है अभी भी आप देखोगे रूरल एरिया में कई सारा मिल्क ऐसे ही खराब हो जाता है, नहीं तो वो जल्दी से कुछ बना लेते हैं उसका, फिर घी प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर घी कितना बनता है, कितना सारा दूध जला दोगे तब तो जाके घी बनेगा थोड़ा सा, ऐसे ही होता है ना, घी में बहुत ज़्यादा मिल्क लगता है ना। हाँ मलाई निकलती है, फिर वो मलाई को भी धीरे धीरे स्टोर करो, फिर उसको भी पकाते हैं, तो इतना सा तो घी बनता है दूध से। अगर स्टोरेज फैसिलिटी होगी तो मिल्क मिल्क में रेम्यूनरेशन ज़्यादा है ना, क्योंकि ठीक है घी महंगा है, घी 1000 रुपये kg आएगा, लेकिन वो 1000 रुपये kg के लिए मिल्क लग कितना गया वो भी तो देखो आप, है ना। चलो चलो ठीक है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर, अब ओवरऑल एग्रीकल्चर, अब ये सारा हमने जो वो था ना वो ख़त्म कर दिया है क्या, अलग अलग रेवोल्यूशन, अब हम किस पे आ गए हैं, ओवरऑल एग्रीकल्चर का क्या रोल है डेवलपमेंट में, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अब वो देख रहे हैं। नंबर वन, प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एटसेट्रा। तो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पहला बेनिफिट तो ये है, अदरवाइज पता होगा आपको है ना, लाल बहादुर शास्त्री के टेन्योर में रेडियो पर आकर उन्होंने कहा कि आज हम सब फास्ट रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ इनफ फूड नहीं है। सोचो क्या कंडीशन थी हमारी, अब ऐसी कंडीशन नहीं है ना एटलीस्ट। Generating employment and contribution to GDP growth, 43% of workforce in agriculture, 15.2% of GDP from agriculture and allied ठीक है। Years of high agricultural growth are very often accompanied by high GDP growth। ये तो छोड़ दो, यहाँ आप सोचो कि जब कोविड में सब कुछ लॉकडाउन था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिसेशन में चला गया, ओवरऑल ग्रोथ रिसेशन में चला गया, इनफैक्ट उस समय जीडीपी पॉजिटिव था सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से, मतलब एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ थी, अदरवाइज तो नेगेटिव ग्रोथ हो गई ना, रिसेशन हो गया तो। सेव्स फॉरेन एक्सचेंज एंड अर्न थ्रू एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट भी करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स 38 बिलियन यूएस डॉलर का था 1920 में। स्टिल फुल पोटेंशियल इज़ नॉट यूटिलाइज, इसलिए हमारा फोकस किस पे है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है ना। अभी 1 लीटर मिल्क कितने का आ रहा है, अभी कितने का आ रहा है, 65-66 का है ना। अभी वो देखा है आपने, वो अमूल का पॉस्चराइज मिल्क आता है जिसको बहुत दिन तक चलता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बहुत ज़्यादा उसमें, वो आप ऐसे ही ला के रखो, 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हो 1 लीटर का, हाँ डब्बे में, उसको उसको रेफ्रिजरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कितने का आ रहा है, 100 रुपये का आ रही है बात, हाँ वही मिल्क है, वो बस ये रहेगा कि वो आप रेफ्रिजरेट नहीं करना है। अब आप अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है, अब आज किसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, सिटीज़ में बात कर रहा हूँ, बाकी तो ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड है ना, वो प्रोसेस्ड हो गया। स्किम्ड मिल्क देख लो आप, वो जो पाउडर वाला होता है, वो तो कितना ही महंगा आ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोसेस किया गया उसको। तो जिस चीज़ को भी आप प्रोसेसिंग एड्स वैल्यू, है ना। अभी नॉर्मल पोटैटो चिप्स बिकेगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वही पोटैटो चिप्स में चिली पोटैटो हो गया वो, और एक कौन सा अनियन पोटैटो, ये फलाना पोटैटो, तो वो फिर प्रोसेस फूड है, तो दाम बढ़ जाते हैं उसके, फिर आप पैसा भी देते हो। हाँ हाँ 15 ग्राम का होता है, बताओ क्या है। सेव्स फॉरेन एक्सचेंज है ना, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, कॉटन, शुगर केन एटसेट्रा, विच सेव्स ओवर इम्पोर्ट कॉस्ट, अदरवाइज हमें इम्पोर्ट करना पड़ा होता अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता तो। सपोर्ट इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं से शुरू होगा। एग्रीकल्चर में जब आप प्रोसेसिंग फूड पे आओगे तो धीरे धीरे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ जाओगे। सपोर्ट इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज लाइक डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, डेवलपमेंट ऑफ फुटवेयर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री एटसेट्रा, ये धीरे धीरे, क्योंकि फिर एक बार इनकम आनी शुरू हो गई तो फिर बाकी चीज़ें आप डिमांड करते हो। अभी फार्मर के यहाँ आपको बहुत बड़ा सोफ़ा नहीं मिलेगा क्योंकि फार्मर की इनकम उतनी नहीं है,
लेकिन फार्मर की इनकम आ जाएगी तो सोफे की डिमांड भी आ जाएगी, बेड की डिमांड भी आ जाएगी, है ना, डोर की भी डिमांड आ जाएगी, ग्लासेस की भी, सब चीज़ की डिमांड आएगी। हाँ, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, बिल्कुल ऐसे ही, यही इसी को टारगेट करना है, इसी तरह से पढ़ना है इसको, कि ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आइसोलेशन में नहीं पढ़ रहे। इंडियन एग्रीकल्चर के चैलेंजेस, भाई बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगर सारे चैलेंजेस डिस्कस करने जाएंगे तो एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाएगा पूरा, है ना, तो वो नहीं कर रहे। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट चैलेंजेस जिनको सही कर लिया जाए अगर, तो फिर बेटर इनकम जनरेट हो सकती है फार्मर की। हमारा टारगेट था ना डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, वो हुआ तो नहीं है ना, हुआ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो टारगेट तो है, कुछ तो है, कुछ नहीं से कुछ। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो गया है, बहुत है इतना। लेकिन देखो क्या है कि क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप किस में, प्रीलिम्स में कि मेंस में? प्रीलिम्स में कोई वेटेज का कुछ नहीं कह सकते हैं, एक ही बार 14-15 क्वेश्चन आ गए थे एग्रीकल्चर में एक ही पेपर में 2020 में। हाँ, एक ही बार में, हाँ, लेकिन वो वैसा हमेशा नहीं होता, तो आप मान के चल सकते हो 2 क्वेश्चन आएंगे। बट एग्रीकल्चर नहीं समझोगे तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी नहीं समझोगे ना, ना ज्योग्राफी समझा आपने ना इकोनॉमी समझा, तो इसलिए एग्रीकल्चर पढ़ना ज़्यादा है। मेंस में तो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हैं हर साल मेंस में, अभी करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, पता चल जाएगा, 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं जो एग्रीकल्चर से ही लिंक्ड होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, चलो चलो आते हैं चैलेंजेस। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेशली पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, उसको बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट से ही कैपिटल बनेगा ना, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल समझे ना, कैपिटल को ही अगर आप बढ़ा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ेगा कैपिटल, तो वही है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी इन्वेस्टमेंट, पब्लिक मतलब सरकारी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कितना कर रही है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई इन एग्रीकल्चर। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता क्या है? इंक्रीज इन कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, इसी को बोलते हैं। अगर मतलब जैसे मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मुझे जो इनपुट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो है कैपिटल। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, चेंज इन कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, इसको बोलते हैं चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, ये 4 है, मतलब 4 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल कैन प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब है कि जैसे मान लो मैं 100 kg मेरा 100 kg पोटैटो प्रोडक्शन है, 100 kg प्रोडक्शन है पोटैटो का, मुझे 101 kg करना है, तो मुझे कैपिटल को सिर्फ 1 यूनिट से नहीं बढ़ाना पड़ेगा, कई गुना यूनिट से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड यूसेज ऑफ कैपिटल 5.2 है इंडिया में, आइडियली 4 के आसपास होनी चाहिए, 5.2 है इंडिया में। ठीक है, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, देखा ही आपने एग्रीकल्चर में तो आज भी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा है नहीं अवेलेबल, सबसिस्टेंस फार्मिंग अभी भी डोमिनेट कर रही है। अपग्रेडेशन ड्यू टू लेस इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है, पुअर अवेलेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ड्यू टू लेस इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कल भी मैंने वो बजट के समय बताया आपको, एग्रीकल्चर के रिसर्च पे हम ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। रिजल्टेड इन पुअर सीड्स अवेलेबिलिटी, आउटडेटेड इरिगेशन टेक्निक्स, अब ज़माना आ गया है प्रिसीजन फार्मिंग का, हम अभी भी ट्यूबवेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। प्रिसीजन फार्मिंग समझते हो ना, एक प्लांट के रूट तक आप पानी पहुंचाओगे जितना पानी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं अभी भी खेत को भर देते हैं पानी से। रिजल्टेड इन पुअर सीड्स अवेलेबिलिटी, आउटडेटेड इरिगेशन टेक्निक्स, पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज, लेस स्टोरेज लाइफ, पुअर क्रॉप प्रोटेक्शन, अफेक्टेड बाय पेस्ट, उसको बोलते हैं पेस्टिलेंस। ठीक है, अफेक्टेड बाय पेस्ट, पेस्टिलेंस, तो ये पेस्ट अटैक जो होते हैं कॉमन है ना। अभी आपने पिंक बॉलवर्म के लिए बनाया, वाइट बॉलवर्म के लिए बनाया, तो वाइट फ्लाई अटैक हो गया पंजाब में कॉटन क्रॉप पे, हाँ ये बताया था ना वही। लार्ज अमाउंट ऑफ इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ और लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, नहीं है ना फॉर्मलाइजेशन एग्रीकल्चर में, डेटा ही नहीं है आपके पास प्रॉपर। ranging from crop sharing agreements with respect to tenancy of land etc, ranging from crop sharing agreements, जो टेनेंसी रिफॉर्म्स है कि आपने अपनी ज़मीन आप कल्टीवेट नहीं करते हो, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन आप उस पर कल्टीवेट नहीं करते हो, तो आपने क्या किया, किसी को दे दिया है, और वो क्या है उस पर टेनेंट्स हैं, उस लैंड पे क्या है वो टेनेंट्स हैं,
वो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन में भी आपकी हिस्सेदारी होगी, प्रॉफिट में भी आपकी हिस्सेदारी होगी, है ना। तो इसके लिए इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, बहुत पुराना सिस्टम चला आ रहा है। टू क्रॉप सेलिंग एग्रीमेंट्स, टू क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ये सब में रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी में भी, क्रॉप सेलिंग वाले मेथड में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। 68% ऑफ एग्रीकल्चरल लोन आर स्टिल थ्रू मनी लेंडर्स। सोचो आप, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जैन 2021 की, कि अभी भी फार्मर्स कहाँ से पैसा लेते हैं, मनी लेंडर से, जो गांव में, जो विलेजेस में लाला है उनसे पैसा लेते हैं। अब उनसे पैसा लेने का क्या मतलब है, इंटरेस्ट रेट हाई होगा, 25%, 30%। आपकी लाइफ किस में चले जाएगी, सिर्फ इंटरेस्ट भरने में, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे ही होता है, यही प्रॉब्लम है। फिर लास्ट में सुसाइड होता है, यही है ना सुसाइड का कारण। हाँ, अर्बन में बैंक विलिंग भी तो है ना, बैंक खुद इच्छुक है लोन देने की, क्योंकि उनको पता है ये सैलरीड पर्सन है, हर महीने सैलरी में से इतना काट लेंगे हम। किसान का नहीं है ना सैलरी वाला हिसाब। फिर ये बात, लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कुछ किसान बीएमडब्ल्यू में चल रहे हैं, कुछ किसान के पैरों में चप्पल नहीं है। एक्सप्लोरेशन ऑफ टेनेंट्स एंड वर्क, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेनेंट्स एंड वर्कर्स। टेनेंट समझ गया ना, कौन, जो ठेके पे खेत लेते हैं वो टेनेंट्स हैं, और वर्कर्स तो पता है आपको, जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, काम करते हैं खेतों में, वो। आउट ऑफ 43%, 35% आर लैंडलेस लेबरर्स, जो हम देख रहे हैं ना, 43% इन्वॉल्व है पॉपुलेशन, समवेयर 45%, तो उसमें से 34% क्या है, लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनकी ज़मीनें है ही नहीं। तो कितना डिस्पैरिटी है, सोच लो। बाय पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, पुअर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रॉप्स। पुअर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या है, नंबर वन, वेरी लो अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स। पहली बात तो इतने मार्केट्स ही नहीं है, एज गवर्नमेंट लाइसेंस्ड ट्रेडर्स आर द ओनली वन अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स खरीदने हैं तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट लाइसेंस ट्रेडर हो गए। तो जितनी आसानी से, मतलब इसका ये मतलब है कि सेल करना आसान नहीं है, आसान नहीं है तो फिर क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, इसके लिए आपने कंपटीशन इन्फ्यूज़ नहीं किया है मार्केट में, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो फिर क्या होगा, जो रेट है वो रेट पे देना होगा। सोच के देखो ना, कंपटीशन नहीं था तभी तो आपका जो टीवी केबल वाला होता था वो आपको एक्सप्लॉइट करता था कि नहीं नहीं आएगा लड़का, नहीं है, नहीं होगा आज सही नहीं होगा टीवी। आप घर में बैठे रहते थे, आज देखो फ़ोन करो तुरंत सही कर देते हैं, क्यों, क्योंकि पता है आज आप ये एयरटेल डिश निकाल के आज टाटा स्काई लगा डालोगे, है ना, लाइव जिंगल आला। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में कि क्या प्रॉब्लम है इसकी वजह से, अगर कंपटीशन नहीं है तो क्या इश्यूज हो सकते हैं। Very low availability of agricultural markets, as government introduced, government licensed traders are the only ones allowed to participate. 73,000 APM, sorry 7,300 APMC market है इंडिया में। 19,000 ग्रामीण ये ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स होती हैं, ग्राम्स बोलते हैं इसको, ग्राम्स इन इंडिया। एंड 52,000 सब आउटलेट्स इन इंडिया। सब आउटलेट्स का मतलब है ट्रेडर जाके खरीदते हैं, ट्रेडर्स परचेस फूड ग्रेन्स एंड टेक इट टू एपीएमसी, ये सब आउटलेट्स होते हैं। तो टोटल काउंट करोगे तो 78,300 टोटल मार्केट्स हैं, 78,300। और इंडिया में विलेजेस कितने हैं, 6 लाख प्लस विलेजेस हैं। तो सब कुछ मिला के भी देखोगे तो भी सफिशिएंट नहीं है। सब आउटलेट्स का ये मतलब है कि किसान जाते हैं, ट्रेडर्स जाते हैं, एक जैसे कैंप लगता है ना वैसे कैंप लगा के सिस्टम लेके फिर ट्रेडर्स एपीएमसी मार्केट तक लाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, किसान को लॉजिस्टिकल कॉस्ट बेयर करनी होती है और एपीएमसी मार्केट तक पहुंचना होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। पुअर इनपुट क्वालिटी एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस क्रेडिट, आज भी एग्रीकल्चर क्रेडिट अभी एक इशू बना हुआ है। सरकार ने इसमें क्या करती है, सरकार के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपने बोल तो दिया कि आप अपनी टोटल लैंडिंग का इतना परसेंट एग्रीकल्चर में दोगे, तो बैंक किसको देंगे, जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको देंगे, स्मॉल फार्मर्स को कोई लोन देगा, नहीं देगा। तो फिर सारी बात घूम फिर के कहाँ आ गई, डिस्पैरिटी पे। ठीक है, डिस्पैरिटी। रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट स्टेप्स रिगार्डिंग इट। अब अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या क्या इन्वेस्ट करोगे और उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। नंबर वन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज मेनली इन प्रोविजन ऑफ, क्या क्या कर सकते हैं सरकार, क्या क्या कर सकती है एग्रीकल्चर में। नंबर वन, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर सकती है, ट्यूबवेल्स, कैनाल इरिगेशन, ये सब सरकार डेवलप कर सकती है। पब्लिक समझ रहे हो ना, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट।
मिक्सिंग ऑफ सॉइल, जिसको लैंड लेवलिंग करते हैं, नीचे की सॉइल ऊपर आ जाए, है ना, ऊपर की सॉइल नीचे चला जाए, तो ताकि क्या होगा, न्यूट्रिशन ऊपर नीचे, जो सॉइल में न्यूट्रिशन होता है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ सॉइल, लैंड लेवलिंग, इंप्रूविंग रूरल कनेक्टिविटी टू रिड्यूस लॉजिस्टिकल कॉस्ट। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यहाँ पर आप इसका वो रेफरेंस कोट कर सकते हो। फिर उसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन थ्रू बांस, हेजेस, बाउंड्रीज बनाई जाती है, पेस्ट कंट्रोल एटसेट्रा, देखा होगा ना, लकड़ी से बनाते हैं ऐसे क्रॉप के चारों तरफ। अभी इसीलिए इसमें प्रमोट करते हैं हम क्या, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या प्रमोट करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। हाँ, इसमें क्या करोगे आप, एग्रीकल्चर तो है ही आपका, तो ये फील्ड है आपका, ठीक है, ये फील्ड है और ये क्रॉप्स हैं आपके, ठीक है, ये क्रॉप्स है। आप क्या करोगे, इसके चारों तरफ बाउंड्री पे ये बड़े बड़े पेड़ लगा दोगे, ठीक है। तो जो फ्लाई अटैक्स हैं, ऊपर के अटैक से तो आपने इसको सेव कर लिया ना, आ रही बात समझ। फिर इसमें क्या किया, यहाँ पर बीच बीच में दूसरी क्रॉप लगा दी। इससे क्या होगा कि पेस्ट पूरे क्रॉप को अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ एक दूसरी क्रॉप है, यहाँ एक दूसरी क्रॉप है, यहाँ एक दूसरी क्रॉप है, ठीक है, यहाँ एक दूसरी। अब पेस्ट ने अटैक किया, मान लो इस क्रॉप को अटैक किया, तो अब वो इस क्रॉप तक नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में दूसरी क्रॉप है। पेस्ट जनरली क्या होता है, एक ही क्रॉप के लिए, हर हर क्रॉप के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट होता है ना, सब क्रॉप के लिए अलग अलग, हर क्रॉप के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट होता है। जो कॉटन पे लग रहा है वो कॉटन पे ही लगेगा, वो राइस और वीट में नहीं लगेगा। आ रही है ना बात समझ में। तो इसके लिए क्या है, अगर आप मिक्सिंग क्रॉपिंग करोगे, मिक्स क्रॉपिंग, तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होगा, पेस्ट के जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं हम। आ रही बात समझ। हम्म? नहीं 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 नहीं, मल्टी क्रॉपिंग तो प्रमोट करना है उसको तो ना, उसको तो प्रमोट ही करना है। क्योंकि इससे, हाँ, वो जो आप बोल रहे हैं मोनोक्रॉपिंग से जो डिसएडवांटेज है कि फिर क्या हो रहा है कि एक ही न्यूट्रिशन एग्जॉस्ट हो जा रहा है सॉइल का, दूसरा न्यूट्रिशन वैसे का वैसे ही पड़ा है। हाँ, ये सब कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो आज भी गवर्नमेंट उतना सक्सेसफुली कर नहीं पाई है। हाँ, वो नंबर्स अपनी जगह रहने दो, नंबर्स के इतने सॉइल हेल्थ कार्ड बन गए वो अलग है। बाकी सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि सॉइल में कितनी मॉइस्चर है, कौन कौन से क्रॉप के लिए बेटर है अभी आपकी सॉइल, इस साल आप कौन सी क्रॉप के लिए जा सकते हो, कितना फर्टिलाइज़र लगेगा, कितनी रिक्वायरमेंट, उतनी ही फर्टिलाइज़र, आप उतना ही फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, है ना, एज एन इनपुट। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड इसमें सबसे बेटर। आप कई सारे चैलेंजेस इसको सही से इम्प्लीमेंट करने से सॉल्व हो सकते हैं। हुँ? कई सारे इश्यूज आप इससे सॉल्व कर सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड को सही से इम्प्लीमेंट करने से, क्योंकि अच्छी स्कीम है, प्रॉमिसिंग स्कीम है, ठीक है। इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी हो गया ये, क्रॉप प्रोटेक्शन थ्रू बांस एटसेट्रा, स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्योंकि वो मिसिंग है, हार्वेस्टिंग के बाद फिर मिलता नहीं है ना, उसकी वजह से दिक्कत है, ख़राब हो जाता है पड़े पड़े ऐसे ही। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, क्या क्या प्रॉफिट बेनिफिट होंगे, ये आप समझ सकते हैं क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। चलो अभी बता देता हूँ जल्दी से मैं। नंबर 1, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। नंबर 1, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, विच एनहांसेस इनकम अर्निंग पॉसिबिलिटी, जिससे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर इन्वेस्टमेंट किया है आपने, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली फॉर स्मॉल एंड marginal farmers who cannot buy these products from markets. Investment in research and development by government can promote equitable distribution for of intellectual property. कुछ चीज़ें सरकार ने नई डेवलप की, हाइब्रिड वैरायटी सीड्स हैं, कोई नया जीएम क्रॉप सरकार ने डेवलप किया, तो वो सारे किसानों को बराबर बराबर मिल सकता है अगर गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया तो फिर तो वो प्राइवेट कंपनी, जो जो बड़े किसान होंगे उनको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन स्टोरेज कैपेसिटी विल सेव द फार्मर्स फ्रॉम डूइंग डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल समझते हो ना, ख़राब हो जाएगा, जल्दबाजी में बेच दो जितना औने पौने दाम में बिक रहा है, तो नहीं तो कल तो ये और भी ख़राब क्वालिटी हो जाएगी, इसकी पेरिशेबल है ना, कल भी ख़राब हो जाएगा। तो डिस्ट्रेस सेल करते हैं, देखा होगा आपने, अनियन में होता है, मिल्क में होता है, डिस्ट्रेस सेल ज़्यादा होता है, क्योंकि रख के आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो आप अपनी यूज़र कॉस्ट, जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो भी रिकवर नहीं कर पाते हो, लेकिन बेच देते हो, क्योंकि क्या है, आपकी मजबूरी है, बेचना तो है ही ना आपको, अब तो ऐसा। अब आते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड रहा है ना, ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। 1950 से 70 में टोटल इन्वेस्टमेंट, एग्री इन्वेस्टमेंट वाज लेस देन 3% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज डोमिनेंट मेनली इन
बिल्डिंग लार्ज डैम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल कनेक्टिविटी। ये गवर्नमेंट के स्टार्ट के जो 5 ईयर प्लान्स थे, 3-5 ईयर्स प्लान्स, उसमें चल रहा था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज लिमिटेड एंड मेनली कंसंट्रेटेड इन स्टोरेज फैसिलिटीज। लोग गोडाउंस बना लेते थे, एनिमल शेड्स एंड लैंड लेवलिंग, ये सारी चीज़ें प्राइवेट में कर लेते थे लोग। अदरवाइज लोग किस पे डिपेंडेंट थे? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। 70 से 90s में क्या हुआ? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड, बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड एट अ फास्टर रेट। और किस किस पे फोकस हुआ? इरिगेशन, लैंड लेवलिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस पे फोकस कर रहे थे? मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। क्योंकि देखा होगा अभी आपने, ट्रैक्टर्स तो अभी भी प्राइवेट ही है ना, आपकी प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट तो अवेलेबल नहीं कराती ना आपको ट्रैक्टर्स। Private storage facility, private irrigation facilities. Public investment increased to 6% to agri GDP and private investment increased to 2% of GDP. ये 90 तक चला। 1980 से 90 के बीच में एक और चीज़ हो रही थी, एग्रीकल्चर जीडीपी इन इंडिया वाज ग्रोइंग एट 3.8% पर एनम। ठीक है, ठीक ठाक ग्रोथ है ये इतनी, अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ इतनी हो रही है। 99, क्योंकि आपको फोकस किसके पे करना है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी करना है ना, तो एग्रीकल्चर में इतना ग्रोथ ठीक है। 1990 से 2005 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर डिक्लाइंड बिकॉज इट वाज रिप्लेस्ड बाय कंटिन्यूअसली हाई लेवल ऑफ सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर। और ये नहीं करना है, यही नहीं करना है। अभी आज भी आप देखोगे क्या है? फर्टिलाइजर सब्सिडी है। क्यों है सब्सिडी? आप सॉइल की हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं ना, आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देके क्या कर रहे हैं? सॉइल को और ख़राब करवा रहे हैं। आपने सॉइल पे सब्सिडी दे दी, यूरिया सब्सिडाइज रेट पे दे दिया, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ है। तो ये नहीं करना है। सब्सिडी को हमेशा रिप्लेस करना है किससे? कैपेसिटी बिल्डिंग से। आप क्या बेटर कर रहे हो, है ना? कैपेसिटी बिल्डिंग शुड बी योर फोकस, नॉट दी सब्सिडी। ठीक है। कहाँ है? हाँ, 1990 से 2005 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर डिक्लाइन, क्योंकि वो सब्सिडी देने लग गए थे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिक्रीज टू 2% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू 8% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। बट आपको पता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से होगा क्या? डिस्पैरिटी आएगी। जो बड़े किसान हैं उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। देखो, उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। और जो स्मॉल किसान होंगे, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इनको जो मिल रहा है फिर प्रॉफिट इनका कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। 2005 स्वामीनाथन कमीशन सजेस्टेड इंक्रीज एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। तो स्वामीनाथन कमेटी बनाई 2005 में, उन्होंने सजेस्ट किया कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सरकार को ज़्यादा करना चाहिए। 2005 से 15 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज इंक्रीज टू 8% ऑफ जीडीपी एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू 12% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। तो इसका मतलब है 20% एग्रीकल्चर जीडीपी का इन्वेस्टमेंट होने लगा। बेटर था, बेस्ट था, अच्छा था, बढ़िया था। 2015 टू 19 पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगेन डिक्लाइंड और सब्सिडीज इंक्रीज हो गई है। ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो केम डाउन टू 8% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। अब 2020 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड फंडिंग ऑफ ₹1 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सरकार ने डाला है। अब बाकी जो फिर मैंने आपको दिया है ना अपडेट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करना है, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल कनेक्टिविटी। ये यहाँ तक, ये अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कुछ जो हमने पढ़ा। अब यहाँ से जो पढ़ रहे हैं ना, ये आ गई कॉस्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन कि मार्केटिंग में क्या हो रहा है। अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ना ऑलरेडी, वो क्वेश्चंस करते हैं। हाँ हाँ, एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस दिए ना, वो इतनी इन्फॉर्मेशन से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप निकालना एक बार, मैं बता देता हूँ। बता रहा हूँ, अभी देखता हूँ क्या है।
What are the major factors responsible for making the rice wheat system subsidized? मिल गया? नहीं मिला? मिला? ये जो मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो है पिछले 4 साल में 5 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस हैं ये। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस? इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस हाउ हैज़ दिस सिस्टम बिकम अ बेन फॉर इंडिया? बेन समझते हो ना, कर्स। बुरा क्यों है इंडिया के लिए, बुरा क्यों है? राइस वीट सिस्टम रिलेट्स टू, देखो कैसे आंसर लिखना है ये अभी मैंने आपको समझा दिया है पूरा कि राइस वीट सिस्टम क्या है, क्यों ये इंडिया के लिए ख़राब है, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में। तो पहले इंट्रोडक्शन में आपने राइस वीट सिस्टम के बारे में बता दिया क्या है। राइस वीट सिस्टम रिलेट्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स फ्रॉम 11 मिलियन टन्स rice and 6 million tons wheat in 1951 to 130 million tons rice and 106 million tons of wheat by 2021 in India after Green Revolution and their pan-India spread. This led to making of India from a food deficit country to a food surplus country. ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया क्या है ना? आपने बता दिया कि क्या रेवोल्यूशन हुआ है इसमें, और आपने ये बता दिया कि इससे डेफिसिट से सरप्लस हो गए। द रीजंस फॉर राइज इन व्हीट राइस इकोनॉमी आर एज फॉलोज। अब कैसे बढ़ा ये प्रोडक्शन? हाई yielding variety of seeds combined with chemical fertilizers, high assurance of irrigation facilities, improve productivity and enhance farm income which encourage their spread. Clear है ये वाला point? Better quality of crops led to less crop destruction and therefore improve production and income. Higher support from government in terms of input subsidy and minimum support price with open procurement. अभी ये नहीं डिस्कस किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, हालांकि ज्योग्राफी में बता दिया है कि मिनिमम सपोर्ट सरकार इतना परचेस करने के लिए हाँ इतना पैसा देती है। थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोमोटेड व्हीट राइस इकोनॉमी। डेवलपमेंट ऑफ एपीएमसी मार्केट्स, ये अभी कल पढ़ेंगे। एपीएमसी मार्केट्स क्रिएटेड स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बट ट्रेडर्स इंसिस्टेड ऑन wheat and rice because they gave assured returns. wheat rice बिकना ही है। continuous improvement in technology created weather resistance, वो weather है ना, weather resistance crops which assured higher shelf life and promoted fast growth and spread of these crops. तो improve technology improve होगी, ठीक है। वेदर रेजिस्टेंस क्रॉप्स होंगे तो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, ग्रोथ और स्प्रेड बढ़ेगा। चैलेंजेस क्या है इसकी वजह से? लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विच हैज़ लेड टू मोनोकल्चर, ग्रोइंग वन क्रॉप अगेन एंड अगेन एंड ऑल्सो रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग पोटेंशियल इनकम ऑफ द फार्मर्स। एक ही क्रॉप बार बार उगा रहे हैं। बाय ग्रोइंग हाई वैल्यू क्रॉप्स, अगर इसकी जगह फार्मर हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते तो इनकी इनकम इससे ज़्यादा होती। ओवर प्रोडक्शन ऑफ wheat and rice has resulted in lack of pulses, oil seeds, etc. Over production of wheat and rice has resulted in lack of pulses, oil seeds, etc. making India डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट फॉर दिस कमोडिटीज़, है ना। पल्सेस इंपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, व्हीट राइस प्रोडक्शन करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इट हैज़ लेड टू ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑल ऑफ विच हैज़ रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल सेफ्टी। ये क्लियर है? It has increased weeding and restricted soil enhancement, creating top soil erosion. ऊपर की जो लेयर है इरोड हो रही है। APMC traders in wheat and rice dominate and control the markets and deprive farmers of viable income source. फार्मर का, और इससे बेटर इनकम हो सकती थी फार्मर्स की, लेकिन ये फिर राइस व्हीट सिस्टम की वजह से उसकी इनकम क्या हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड हो रही है। It has led to concentration of wealth with large farmers and it is more favorable to particular states like Punjab, Haryana, Western UP, Tamil Nadu, etc. who have better procurement facilities, जहाँ पे मार्केटिंग अच्छी है।
मार्केट्स अच्छे हैं. Therefore, wheat-rice economy was helpful for India in initial stages, but in last 2 decades, its negative impact is felt in larger proportion. आ गया समझ में कैसे इसको लिख सकते हो आप, है ना. तो अब ये वाले आंसर्स एक बार आप रीड कर लेना अभी, है ना, सारे आंसर्स. फिर मैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये फिर ये सारे आंसर्स इसी तरह आप देख लेना, एक बार रीड कर लेना. मेरा ख्याल है इसमें आपको कोई डाउट आएगा नहीं. ठीक है, आप एक बार रीड कर लें. सिंपल ऐसे ही लिखना है एग्जाम में. ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखोगे तो फिर समझ में भी आना चाहिए ना एग्जामिनर को. चलो, फिजिकल पॉलिसी में एक लास्ट वो बच गया, उसको कंप्लीट कर देते हैं फिर चले जाएंगे. हाँ, 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में जल्दी से. हाँ, वो तो अभी फाइनेंस कमीशन बन रहा है ना, अभी तो बना है. फिर जब रिपोर्ट आएगी फिर देखेंगे. हमको तो रिपोर्ट पढ़ना है ना, क्या बना उससे. हाँ, मॉड्यूल 9 फिजिकल पॉलिसी, उसमें लास्ट के देखना, एक लास्ट का एक 2 पेज है कुछ. 15 का फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस यहीं से बताना है ना, इसके पीछे तो हो गया था ना. फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन अपॉइंटेड बाय. हाँ, ये सब आपने पॉलिटी में नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, है ना. जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे कि फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो चेयरमैन एनके सिंह थे इसके, और इसकी रिपोर्ट 2 बार में आई है. वो कोविड पैंडमिक था ना, इस वजह से इसकी रिपोर्ट 2 बार पब्लिश हुई है, रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2. तो 2021 में रिपोर्ट सबमिटेड इन 2020, और एक 21 से 26 रिपोर्ट टेबल्ड इन पार्लियामेंट इन 2021. तो ये 2 रिपोर्ट है इसका. फर्स्ट टाइम फाइनेंस कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट फॉर 6 ईयर्स, और उसकी वजह से फिर वो 6 साल का भी बन गया, क्योंकि वो अच्छा 6 ईयर्स का ये मतलब है कि आने वाले समय कितना ड्यूरेशन तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको बोलते हैं इसकी. ठीक है, तो ये पहली टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि कोविड ईयर बीच में था, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे. फाइनेंस कमीशन अपॉइंट टू सजेस्ट मेथडोलॉजी ऑफ फिजिकल डेवोल्यूशन. फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है, फिजिकल डेवोल्यूशन के लिए. क्या होता है फिजिकल डेवोल्यूशन? हाउ विल द मनी बी गिवन टू फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन हाउ विल इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स. तो पहले तो ये कि मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पूरा पैसा सेंटर के पास आया है 1000 करोड़. तो 1000 करोड़ में से सेंटर को कितना देंगे और बाकी स्टेट्स को कितना देंगे, पहली चीज़ तो ये दिखाना है. तो मान लो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए 1000 करोड़ में से 300 करोड़, और 70 करोड़ बोल दिया कि ये स्टेट्स को जाएगा. तो अब कौन से स्टेट को कितना जाएगा वो भी दोनों. आई बात समझ? एक तो सेंटर स्टेट में क्या रहेगा, और फिर जो जो पैसा स्टेट्स के लिए एलोकेट हुआ है उसमें कौन से स्टेट को कितना मिलेगा. ये आ रही बात समझ में? जितना टैक्स का पैसा है और भी जितनी सारी चीज़ें आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा उसकी बात कर रहे हैं. हाँ, अब सरकार ने क्या रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन ने क्या बताया है, इन केस ऑफ वर्टिकल डेवोल्यूशन. वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब सेंटर और स्टेट. अमाउंट ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट मतलब जो टैक्स है और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, टू बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट कितना. तो 15 फाइनेंस कमीशन ने बताया 41% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट जो है ये स्टेट को जाएगा. ठीक है, और 1% जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को. इसको बोलते हैं अनटाइड मनी, मतलब कोई इसके लिए कंडीशन नहीं है, इतना पैसा देना ही है स्टेट्स को. ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है. अभी मैं बताऊंगा कि कंडीशन कब कब किन किन कंडीशन पे कितना कितना पैसा दिया है, लेकिन अभी कोई कंडीशन नहीं है. जब कोई कंडीशन नहीं है तो कितना परसेंट जा रहा है, 41% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट. ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट का मतलब है टैक्स रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू, जो सारा कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. पढ़ा होगा ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. हाँ, ठीक है. फिर 14 फाइनेंस कमीशन ने इसको 42% कहा था, तो वही है 42 ही है अभी भी. वो 1% जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, क्योंकि वो अलग कर दिया ना, फिर वो वैसा है. अदर यूटीज आर अंडर सेंटर. जम्मू एंड कश्मीर के अलावा बाकी जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंटर के अंडर है, तो सेंटर डायरेक्टली उसको देगा, उसमें डेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है. इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल मतलब स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट
को कितना मिलेगा, दूसरे स्टेट को कितना मिलेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स, फॉर्मूला क्या है, पहला इनकम गैप को देखेंगे, पहला किसको देखेंगे, इनकम गैप को देखेंगे। इनकम गैप के लिए फाइनेंस 14 फाइनेंस कमीशन ने रखा था 50% का वेटेज, और यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन ने कितना वेटेज रखा है, 45% का। इनकम गैप क्या क्या होता है, गैप बिटवीन इनकम ऑफ रिचेस्ट स्टेट टू द अदर स्टेट्स। अभी स्टेट्स को पैसा देना है ना, तो गरीब स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए आइडियली, तो क्या करते हैं, इनकम गैप देखते हैं कि जो सबसे रिच स्टेट है और जो सबसे पुअर स्टेट है, उसमें जो सबसे रिच स्टेट है उससे आपका गैप कितना है, तो फिर उसको वेटेज असाइन करेंगे, ठीक है। तो पुअर स्टेट को आइडियली यहाँ पर यही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा पैसा मिले। हाँ ये हम्म हाँ हाँ, पॉपुलेशन 17.5% को वेटेज रखा है। 15 फाइनेंस कमीशन ने 15% का कर दिया है ओनली ऑन 2011 पॉपुलेशन। और हालांकि पहले देखोगे तो पॉपुलेशन का कैसा था, 17.5% था 1971 के रेफरेंस से, और 10% था 2011 के रेफरेंस से। 1971 का रेफरेंस की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स थे ये एजिटेट करते हैं। सदर्न स्टेट्स का बोलना ये है कि नॉर्थ स्टेट में, नदर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और सदर्न स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। तो अगर आप 2011 के बेस से दोगे, पॉपुलेशन के बेस से, तो फिर तो नदर्न स्टेट्स को ज़्यादा मिलेगा और सदर्न स्टेट जो है ये सफ़र करेंगे। जबकि सदर्न स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके, तो उनको तो डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है ना, इसका मतलब। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, फाइनेंस कमीशन ने ये ख़त्म कर दिया 1971 का, और फाइनेंस कमीशन ने एक नया डायमेंशन ऐड किया जो 14 फाइनेंस कमीशन में नहीं था, वो है डेमोग्राफिक एफर्ट। डेमोग्राफिक एफर्ट, और उसके लिए 12.5% दिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आपने क्या एफर्ट्स किए हैं। अगर आपने एफर्ट्स किए हैं तो आपका वेटेज बनता है 12.5% का, 12.5%। अगर आपने एफर्ट नहीं किए तो वो वेटेज बनेगा ही नहीं। तो इसमें ज़्यादा किसको मिलेगा, सदर्न स्टेट्स को, है ना। आई बात समझ में। 1971 की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया हटा दिया है। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया दो चीज़ों से था, एक 2011 की पॉपुलेशन से और एक 1971 की पॉपुलेशन से। 1971 की पॉपुलेशन किस लिए थी समझ में आ गया ना, क्योंकि उस समय आइडियली पॉपुलेशन सेम थी नदर्न और सदर्न में। अब क्या हुआ कि जब सदर्न की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है, नदर्न में बढ़ी है, तो फाइनेंस कमीशन ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, डेमोग्राफिक एफर्ट्स। आपने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कितने एफर्ट लगाए हैं और उसके हिसाब से आपको कितना वेटेज मिलेगा, 12.5% वेटेज अनाउंस किया है। आई बात समझ। फॉरेस्ट कवर एंड इकोलॉजी पहले 7.5% था, अभी 10% कर दिया, ठीक है। इकोलॉजी कंसर्न्स बढ़ गए ना, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इसलिए। फिर स्टेट का एरिया, बड़ा एरिया छोटा एरिया है ना, तो 14 फाइनेंस कमीशन ने इसको 15% रखा था, अभी वाले में भी इसको 15% ही रखा है 15 फाइनेंस कमीशन ने। इसके अलावा है फिस्कल एफर्ट, हाउ मच रेवेन्यू स्टेट्स आर जनरेटिंग, स्टेट गवर्नमेंट्स आर जनरेटिंग ऑन इट्स ओन आउट ऑफ टोटल स्टेट्स जीडीपी। तो एवरेज लेते हैं पिछले 3 साल का कि कितना स्टेट गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु और केरला वगैरह का इशू था, उन लोगों का मानना ये है कि हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो 15 फाइनेंस कमीशन 75% बेस्ड ऑन इक्विटी है और 25% बेस्ड ऑन इफिशिएंसी है। 25% बेस्ड ऑन इफिशिएंसी में क्या आ गया, एक तो ये फिस्कल एफर्ट आ गया है ना 2.5% का, एक ये डेमोग्राफिक एफर्ट आ गया इफिशिएंसी पे 12.5% का, ये हो गया 15%, और 10% फॉरेस्ट और इकोलॉजी कवर के लिए। आई बात समझ। ये इफिशिएंसी बेस्ड है कि आपने क्या किया है, और बाकी क्या है, इक्विटी बेस्ड है कि आपको मिलना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ गरीबी ज़्यादा है। आ रही है बात, नहीं है ये समझ में नहीं आया फाइनेंस कमीशन। हाँ, बिहार को ज़्यादा मिलेगा। हाँ, जिसको जिसका ज़्यादा गैप है। बाकी ऐसा लगता है कि बिहार का ज़्यादा है, बाकी फिर आप समझोगे तो और भी स्टेट्स मिल जाएंगे, है ना, वो तो हमें क्या लगता है। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, और फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी है, देयर शैल बी नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है जो लैप्स होकर दोबारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आ जाएगा। जैसे मान लो सरकार ने अलॉट किया बजटरी एस्टीमेट में कि इतना पैसा आपको इस पर खर्च करना है, लेकिन आपने वो खर्च नहीं किया, तो वो दोबारा कहाँ आ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाता है। तो कमीशन ने क्या कहा है कि नॉन लैप्सेबल फंड होना चाहिए फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी 1,53,000 करोड़ इन द बिगिनिंग, ग्रेजुअली इसको बढ़ाना है और 2,34,000 करोड़ करना है। दिस फंड कान बी फाइनेंस फ्रॉम, ये फंड जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आएगा या फिर पब्लिक सेक्टर से भी नहीं आएगा,
डिफेंस, रेलवेज, ईपीएफओ, यहाँ के पैसों से नहीं आएगा। तो सरकार ये फंड बनाएगी, इसमें इतना पैसा डालेगी और इसमें धीरे धीरे पैसा क्या करना है, बढ़ाना है। और ये पैसा किसके लिए यूज़ होगा, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि कंसर्न्स बढ़ते हैं ना, फिर कंट्री ग्रो कर रही है तो समझते हैं आप। डिफेंस में जैसे बाहर एक्सटर्नल एग्रेशन के चांसेस हैं, चाइना के अटैक करने के चांसेस हैं, पाकिस्तान के अटैक करने के चांसेस हैं। तो एक फंड होगा जिसमें ये इन सेक्टर में फिर एक्सपेंडिचर के टाइम पे कभी भी इस तरह का नहीं होगा कि फंड की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, हमेशा इतना फंड इंश्योर्ड रहेगा। ठीक है, ये बजटरी एलोकेशन के अलावा है, एक्स्ट्रा अदर देन बजट। 4,36,000 करोड़ डिवोल्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ है, म्यूनिसिपल बोर्ड्स एटसेट्रा, है ना, जो पढ़ा होगा ना आपने, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। 4,36,000 करोड़ डिवोल्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑन कंडीशन दैट स्टेट विल इस्टेब्लिश देयर स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन तो यूनियन वाली है, ये किस में डिसाइड करती है, सेंटर और स्टेट्स में। फिर आपको हर स्टेट में अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएंगे तो स्टेट फाइनेंस कमीशन किसके बीच में करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, उनके लिए। तो अगर आप स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं तो ये पैसा आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इफ स्टेट्स फेल्स टू डू सो विद इन 3 years देन दिस मनी विल नॉट बी गिवन। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है। लोकल बॉडीज शुड पब्लिश देयर ऑडिटेड रिपोर्ट्स, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ये, यू एल बी मोर देन 1 million पॉपुलेशन शैल पब्लिश इन 1 year, और जो दूसरी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जहाँ 1 million पॉपुलेशन नहीं है तो वो 3 साल में एक बार पब्लिश करना। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गिव रेवेन्यू डेफिसिट फाइनेंस ग्रांट्स टू 17 स्टेट्स, जहाँ पे जो स्टेट्स में रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट समझ गए ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो स्टेट्स में रेवेन्यू डेफिसिट है वहाँ पे सरकार 17 स्टेट्स को कितना पैसा देगी, 2,34,000 करोड़, आउट ऑफ विच 1,96,000 करोड़ शुड बी गिवन इमीडिएटली, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि बहुत ग्रेव कंडीशन है। डेली एक्सपेंडिचर आपको वो सारे एक्सपेंडिचर जैसे आप कोई एसेट नहीं क्रिएट कर रहे हो उसका भी आपके यहाँ क्या चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है, तो इमीडिएट सिचुएशन है ये। ठीक है, establishment of disaster management fund, disaster relief fund, central government should give 2,52,000 crore to the state government in disaster management, disaster relief fund के लिए। 4 and 5 जो है should be made conditional, ये जो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 है ये क्या होगा, कंडीशनल होगा। अगर आप अपने यहाँ पावर सेक्टर रिफॉर्म करते हो, जो जेनकॉम्स वगैरह है, जेनकॉम्स डिस्कॉम्स, तो पावर सेक्टर रिफॉर्म करते हो, फिजिकल एफर्ट्स, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए एफर्ट्स लेते हो, और ट्रांसपेरेंसी इन रनिंग सेंट्रल स्कीम्स बाय स्टेट्स, पैसा लेके दूसरी स्कीमों पर नहीं खर्च कर रहे हो इस तरह, तो इसकी अगर ट्रांसपेरेंसी है आपके यहाँ तो हाँ फिर पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेस एंड सरचार्ज, ये देखा ना, सेस लगता है, सरचार्ज लगता है, टैक्स पे टैक्स। हाँ, सेस एंड सरचार्ज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू 19.9% बिटवीन 2011 टू 19। इसमें दिक्कत ये है कि इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता, पूरा पैसा जो है सरचार्ज का और सेस का कहाँ चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये गड़बड़ है, विच डिप्राइव्स स्टेट्स ऑफ देयर शेयर एंड हेंस देयर शुड बी ग्रेजुअल रिडक्शन इन इट, क्योंकि अगर आप टैक्स से पैसा ला रहे हो तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है अंडर फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बना ही इसलिए ना, जितना भी टैक्स का पैसा है उसमें स्टेट को कितना देना है और सेंटर के पास कितना रहेगा। नेक्स्ट 5 year प्रोजेक्टेड टैक्स रेवेन्यू कितना है, 1,20,000 करोड़ पर एनम, आउट ऑफ विच 6 लाख करोड़ इन 5 years, 42% डिवॉल्व डायरेक्टली, ये समझ में आया ना, ये 42% डायरेक्टली जा रहा है, और फिर बाकी चीज़ों पे कंडीशनल ग्रांट्स है। जो स्टार्ट में पहला पॉइंट जो आपको बताया था फाइनेंस कमीशन का, कि सेंटर के पास जितना भी पैसा है उसका 42% डायरेक्टली स्टेट्स को चला गया, 41% स्टेट्स को, 1% जम्मू एंड कश्मीर, तो हो गया 42%। इसके अलावा जो पावर सेक्टर रिफॉर्म कर रहे हो, लोकल बॉडीज, स्टेट फाइनेंस कमीशन बना रहे हो, तो लोकल बॉडीज़ को जो पैसा जा रहा है, तो ये सारा पैसा मिला के 52% स्टेट को जा रहा है, स्टेट्स शेयर इन टोटल रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, अब आते हैं रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अ कंट्री, ये आप समझ गए हो, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार खर्च करती है तो उससे क्या होता है समझते हो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3-4 बार पढ़ा दिया है इसको, इसलिए नहीं पढ़ा रहा अभी, आप इसको पढ़ लेना। रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एलोकेशनल टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर बेस्ट यूज, एग्जाम्पल सब्सिडाइजिंग एग्रीकल्चरल इनपुट एक्सेट्रा। चलो ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये बता दिया है, कई बार पढ़ाया है इसको, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है,
और फिर कुछ रहेगा तो पूछ लेना। तो यहाँ पर आज हम इसको कंप्लीट करते हैं आज का, और कल फिर एग्रीकल्चर हमारा होपफुली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है उसमें, कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू है, तो कल उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बचती हैं, तो एक दो क्लासेस और होंगी, बाकी फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, कंप्लीट करना ही है ना, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पेंडिंग है ना। देखते हैं क्या है, उसके बाद बताएंगे।